पिछले 50-60 साल से तो आप देख ही रहे होंगे मिट्टी का एवोल्यूशन, कैसे मिट्टी बदला है। आज स्थिति क्या है सर इस मिट्टी की? अगर आप स्थिति स्ट्रेट पूछ रहे हैं मुझे मिट्टी की, तो मिट्टी तो आईसीयू में है। अगर एक गड्ढा बनाऊं और उस गड्ढे में मैं गोबर, सूखे पत्ते वगैरह डालूं तो क्या बनेगा? खाद बन जाएगा। अगर बीन्स डालूं तो सर मिट्टी जानती है किसको गलाना है, किसको उगाना है। वाओ, ऐसे किसी ने बताया नहीं आज तक, राइट? एज अ कम्युनिटी एंड एज अ सोसाइटी हम मिट्टी को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, एक प्रकार से डिटैच हो गए हैं। अरे अभिनव, हम पढ़ा रहे हैं गलत बच्चों को। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, उसके बारे में क्या विचार है आपका, वो थोड़ा समझा सकते हैं? अब ऐसा हो गया कि वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं उनके पास अगर गोबर है, बायोमास ज्यादा है, उसे रख के बनाते हैं तो दो रीजंस के लिए बनाते हैं। एक जो है वो अपने आप को भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वो उसका बिजनेस भी शुरू हो गया है। इसको नर्सरी वगैरह के लिए खरीदते भी हैं लोग। तो बनाने में कोई नुकसान नहीं है। देसी केचुए बेहतरीन केचुए हैं हमारे। सारे दुनिया में अराउंड 3,500 तरीके के केचुए, हिंदुस्तान में 500 से ज्यादा तरीके के केचुए। अब इतने केचुए होने के बावजूद। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड के मेहमान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने एक बहुत ही नीश फील्ड एग्रीकल्चर में काम किया है, जो कि है अर्थवर्म्स। इन्हें अर्थवर्म मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है, क्योंकि लगभग 40-45 साल इनके ज़िंदगी का इन्होंने इसके रिसर्च और इम्प्लीमेंटेशन में दिया है। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं सुल्तान इस्माइल सर। इस एपिसोड में हमने सबसे पहले समझा है सॉइल के बारे में, कि सॉइल का इकोसिस्टम किस प्रकार काम करता है। सूक्ष्म जीवन, केचुए, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये सारे टर्म्स को और इनके आपस का संबंध को गहराई में समझने का प्रयास किया है। इस एपिसोड में हमने केचुए, अर्थवर्म्स के बारे में गहराई में समझा है। आपकी मिट्टी में किस किस प्रकार के अर्थवर्म्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है मिट्टी के हेल्थ में, सूक्ष्म जीवन और केचुए का क्या रिलेशनशिप होता है, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी वॉश, इन सारे टॉपिक्स पे बात किया है। और इसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स एक बहुत ही प्यारे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। सर लास्ट 40 साल से टीचर हैं, किसानों को, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को और पूरे दुनिया को सिखा रहे हैं। और आज अपने ही स्टाइल में कहानियों का उपयोग करते हुए सर ने बहुत ही प्यारे तरीके से एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ और सूक्ष्म जीवन, केचुए के बारे में हमें समझाया है। इस एपिसोड को आप देखेंगे अंत तक तो आपको बहुत ही एक रियल पर्सपेक्टिव मिलेगा। सॉइल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के बीच में क्या कोरिलेशन है, वाटर क्राइसिस और सॉइल हेल्थ के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे बदल सकते हैं और किस प्रकार हमें एज यूथ एग्रीकल्चर पर फोकस करना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ सीखने को मिलेंगे। इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखना है तो सीधे टाइम स्टैम्प पर जाइए, बट मैं एडवाइस करूँगा कि स्टार्ट से लेकर अंत तक आप देखेंगे तो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। नीचे कमेंट्स में ये बताइए कि हमारे अगले वीडियो में स्टूडियो में आप किसको देखना चाहेंगे। प्रेजेंटिंग टू यू सुल्तान इस्माइल सर, ओनली ऑन एग्री टॉक। सुल्तान सर, हाँ। थैंक यू आपके समय के लिए। बहुत इट्स बहुत एन धन्यवाद। ऑनर कि मतलब मैं ऑलमोस्ट हर एपिसोड में बोल रहा हूँ कि बट एज ए यंगस्टर मेरे लिए बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है कि आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव सो मच एक्सपीरियंस। आपका जितना अनुभव है 40-50 साल का, मेरे एज के शायद बहुत सारे लोग को डायरेक्ट ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल आप यहाँ हैं। हाउ आर यू डूइंग? मैं तो ठीक हूँ। जैसा आप कह रहे हैं, जापान में एक लाइब्रेरी खोले हैं उन्होंने। क्या सर? ऐसे जो आप लोग जो यंगस्टर्स होते हैं, जो जवान बच्चे वगैरह होते हैं, हम्म वो चाहते हैं कि कोई बुजुर्ग से सीखना चाहते हैं, तो ह्यूमन लाइब्रेरी, तो वो लोग कांटेक्ट करके उनको बुला के बिठा देते हैं, बच्चे उनसे सीख के जाते हैं। तो ये एक अच्छा कल्चर है, आपने शुरू किया है तो बहुत अच्छा हो। वेरी नाइस। सर, मैं जो आपसे अभी कुछ समय पहले एक प्रश्न पूछ रहा था, जो लोग शायद आज आपको पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनको आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? ऑफ कोर्स मैं अभी पता चल जाएगा उनको, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को लोग तक कैसे डिस्क्राइब करते हैं। पहला यही से कहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ, हम्म दूसरा मैं एक टीचर हूँ, तीसरा अगर दुनिया मुझे जानती है तो वो मेरे केचुए के जरिए से बस। केचुए के जरिए से। हाँ अर्थवर्म मैन ऑफ इंडिया, हाँ, आपको वो बस ऐसे टाइटल, बोलते हैं लोग। वो अर्थवर्म मैन ऑफ इंडिया कैसे आया सर? मतलब सरकार ने दिया, कैसे दिया? मैं गूगल किया अर्थवर्म मैन ऑफ इंडिया, मुझे रानी ने बोला, फिर आपका नाम, फोटो सब वहाँ पे आ रहा था। वो कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हुआ, यानी मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर आप काम करते रहें एक ही चीज़ पे
और गर्व की बात होती है जब सडनली यू फाइंड, लोग कहते हैं कि आप ही हैं वो। यानी ऐसा हुआ था कि एक ज़माने में मैं एक वर्कशॉप करने गया था टीचर्स के लिए साइंस सेंटर में, और वहाँ पे जैसे बात कर रहे थे तो एक टीचर ने कहा कि सर आपका नाम किताब में है हमारे। मैंने कहा कौन सी किताब में है? उन्होंने कहा कि 10th स्टैंडर्ड की किताब में है। मैंने कहा मैंने नहीं देखा। फिर उसमें देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि वर्मीटेक शब्द कॉइन किया है हमारे सुल्तान इस्माइल फ्रॉम तमिलनाडु। तो मतलब खुशी होती है। और जब काम करना शुरू किया था उस समय है ना, तो मैन की तरह इस्तेमाल करते थे। हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में तमिल में कहते हैं मनपुरु मनिदर बोलते हैं उसको, यानी मतलब अर्थवम मैन या ये सब। जाते जाते ये हुआ कि फादर ऑफ अर्थवम्स का नाम आया। अच्छा। पिता बन गया था। आजकल के बच्चे तो मनपुर ताता बोलते हैं, यानी दादा बन गया। तो उम्र के हिसाब से लोग मुझे भी बढ़ाते गए और उसका गर्व भी होता गया। खुशी होती है जब बच्चे बात करते हैं और बोलते हैं कि केचवी के बारे में वो भी सीखते हैं, वो भी ज्यादा बोलते हैं, तो अच्छा लगता है। आज सर बहुत सारे बातें करने हैं, बट हम प्रयास करेंगे आई थिंक 2 विषय के बारे में बात करने का। सबसे पहले मैं जो एज अ यंगस्टर नोटिस किया हूँ, मेरे उम्र के लोग 100% वो मिट्टी को अच्छे से नहीं समझते हैं। मतलब काफ़ी मैं भी इग्नोर करता था जब तक पॉडकास्ट नहीं किया, खेती में आया नहीं, कि सॉइल का क्या रेलेवेंस है हमारे लाइफ में, राइट। आज हम जो खाना खा रहे हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्राउंड वाटर हो, कहीं ना कहीं सब इंटरलिंक्ड है मिट्टी को लेकर। ऑफ कोर्स फिर दूसरा चीज़ की अर्थवर्म्स, उसमें उनका क्या रोल होता है। आप बताइए सर, मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न हैं, शुरू कहाँ करना चाहिए? आई थिंक सबसे पहला सवाल होगा, बिफोर हम उसमें भी जाएं, आपकी कहानी से स्टार्ट करते हैं कि अर्थवर्म्स एक बहुत ही नीश टॉपिक है। मतलब कल कोई उठ के ऐसे डिसाइड नहीं करता है अर्थवर्म्स में मुझे पढ़ाई करना है, ये करना है। वो स्टोरी आपके लिए क्लिक कैसे हुआ? पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अर्थवम चाह रहा था कि मैं उसके बारे में पढूं। मेरी पढ़ाई जो है बस स्कूल के बाद कॉलेज गया, कॉलेज में साइंस लिया था मैं। तो बाद में बीएससी जब किया तो ज़ूलॉजी किया था। ज़ूलॉजी में तो हम लोग ज़ूलॉजी में जानवरों के बारे में पढ़ते हैं। अब बाद में एमएससी करने का मौका मिला मुझे, तो बीएससी के बाद मुझे नौकरी करने की तमन्ना थी। सर मुझे लगता है वहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ, अल्टीमेटली मिट्टी के पास भी गए, फिर आप एग्रीकल्चर, किसानों से भी एक संबंध बना। आज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फीलिंग है कि जो मैंने पहले कहा कि एज अ कम्युनिटी एंड एज अ सोसाइटी हम मिट्टी को ठीक से समझ नहीं रहे हैं, एक प्रकार से डिटैच हो गए हैं। क्या इसमें आपको रियलिटी लगता है? अरे अभिनव, हम पढ़ा रहे हैं गलत बच्चों को। क्यों सर? अरे बच्चों को हम है ना बचपन से इतना इतना बुरी तरह से पढ़ाते हैं। उनको कहते हैं कि ये जानदार चीज़ है, ये बेजान चीज़ है, लिविंग नॉन लिविंग के बारे में। हम बच्चों को कहते हैं कि एयर नॉन लिविंग है, और हम कहते हैं कि हम लिविंग हैं। ठीक है, अगर मैं वो नॉन लिविंग एयर, हवा, मेरे बदन से बाहर निकाल दूं तो मैं क्या होऊंगा? नॉन लिविंग हो जाऊंगा। वाटर नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूं। अगर नॉन लिविंग पानी मेरे बदन से बाहर निकाल दूंगा तो मैं क्या बनूंगा? नॉन लिविंग। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो दोनों के बीच में है ना, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है, उसको हम भूल गए। तो मिट्टी को भी इसी सिलसिले में शुरू हो गया। अब जब मिट्टी के बारे में पढ़ाई करने लगे लोग, अब जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रहते हैं, उनकी किताब में मिट्टी के बारे में कैसे शुरू होता है, इट्स ए नॉन लिविंग मिनरल मैटर, बस। अच्छा, ओके। अब वो मिनरल मैटर हो गया तो लोग समझते हैं कि जैसा कि वो एक फाउंडेशन है जिसमें पेड़ ग्रो हो जाएंगे। बेटा, इस पे ज्यादा मैं काम करते करते अभिनव इस नतीजे पर पहुंचा कि मिट्टी भी जानदार चीज है। जब ये ना मतलब 74 में मैं स्टाफ टीचर बना, 78 से मेरा रिसर्च शुरू हुआ केचवे पे। तो जब इसके बारे में, मिट्टी के बारे में काम करते करते जब मैं कहा जानदार चीज है, तो लोग मुझे पूछे मिट्टी को जान है? अगर जानदार चीज हो तो मिट्टी को डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए। क्या मिट्टी को डाइजेस्टिव सिस्टम है? अरे भाई, एक जानवर मरा पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे एक कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, ऊपर पड़ा हुआ है वहां पे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन बदबू आती है बहुत। अगर मैं एक गड्ढा बनाऊं और उसमें उसको डाल के गड्ढे को मूछ दूं मट्टी से, तो अंदर क्या होगा? उसका बॉडी मतलब डिकम्पोज करता है। कौन करेगा बेटा? सूक्ष्म जीवन। सूक्ष्म जीवन। आपके बदन में, आपके इंटेस्टाइन में कौन है? सूक्ष्म जीवन, माइक्रो तो ऑर्गेनिज्म। लॉजिकली उसको डाइजेस्टिव सिस्टम है ना? राइट। फिर उन्होंने पूछा क्या वो श्वास ले सकता है? क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है?
मुझे उन दिनों की बात याद आई। हमारे कपिल देव साहब थे ना क्रिकेट के, वो जमाने में वो एक्शन शूज के एडवर्टाइजमेंट करते थे। वो जूते को लेके कहते थे मेरे जूते भी सांस लेते हैं। अच्छा। जब उनका जूता सांस लेता है, क्या मेरी मिट्टी सांस नहीं लेगी? वहां पे भी ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो मिट्टी को सांस भी लेने का तरीका है। तीसरा उन्होंने पूछा कि मिट्टी को सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब अभी ना सपोजिंग आप चलते पैदल जा रहे हैं, कहीं मधोस बस खुशी में चलते जा रहे थे, नीचे एक बड़ा पत्थर था, आपने देखा नहीं, आपका पैर जो है ठोकर खाया, बहुत तकलीफ हो रही थी, आपने वैद्य के पास गए, वैद्य ने दवाई दी। वो दवाई आप मुंह से खाएंगे टैबलेट या अंगूठे को खिलाएंगे? दवाई तो मुंह पे खाऊंगा, मुंह से खाएंगे ना? नहीं, खाने का मुंह में खाएंगे। तो दवा कैसे आपको वहां तक पहुंचती है? अंगूठे तक लहू ले जाते हैं ना, लहू ले जाता है। आपके घर में पौधे हैं ना, क्या आप पौधों को रोज बाहर निकाल के जड़ों को पानी पिलाते हैं? नहीं ना। मिट्टी को खाद निकाल के खिलाते हैं? नहीं ना, मिट्टी पे देते हैं। तो पानी और खाद कैसे जड़ों तक पहुंचती है? उसी में जो चैनल्स बनते हैं, जो मिट्टी के जुरासिम जो होते हैं, वो जो बनाते हैं सूक्ष्म जीवन वगैरह, वो बनाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम मिट्टी का। फिर उन्होंने पूछा कि मिट्टी को एक्सक्रीटरी सिस्टम है? अरे भाई, हम यूरिन करते हैं, यानी मतलब यूरिया को बाहर फेंकते हैं, यानी नमक है, नमक को बाहर देते हैं। ये नमकीन मिट्टी जो होती है, सलाइन सॉइल वगैरह, उसमें नमक को अंदर ले जाती है या ला के बाहर फेंकती है? ला के ऊपर देती है। मिट्टी नमक अंदर नहीं ले जाती, नमक को लाके ऊपर देती है। आप देखिए ऊपर सफेद सफेद रंग के पैचेस बन जाते हैं मिट्टी पे। तो मिट्टी को एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। फिर उन्होंने पूछा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? अरे भाई, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तब मैं सोचने लगा कि ये जो आजकल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी जो कहते हैं, वो जो भी कर लो, उसको कहाँ रखने से पलता है? माँ के कोख में रखने में पलता है। आपका ये टिश्यू कल्चर पौधा कहाँ रखने से पलता है? मिट्टी में लगाने से पलता है। तो मिट्टी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। लास्ट में उन्होंने पूछा, बेटा क्या मिट्टी को दिमाग है? मिट्टी को भेजा है? मिट्टी सोच सकती है? तब मुझे याद आया, मेरे 6वीं क्लास, मुझे मैथ्स नहीं आता था, तो मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि मेरे सर में चिकनी मिट्टी है। तो उन्होंने पहली चिकनी मिट्टी डाला तो मैंने सॉइल बायोलॉजिस्ट बन गया। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर एक गड्ढा बनाऊं और उस गड्ढे में मैं गोबर, ये पत्ते, सूखे पत्ते वगैरह डालूं, तो क्या बनेगा? खाद बन जाएगा। खाद बनेगा। अगर बीन्स डालूं तो फसल। मिट्टी जानती है किसको गलाना है, किसको उगाना है। वाह, ऐसे किसी ने बताया नहीं आज तक, राइट? मिट्टी जानती है। तो इस मिट्टी को जान है। अगर इस मिट्टी को जान है, क्या इसको मुझे खाना खिलाना है या दवा देना है? हमने दवाई का इलाज बहुत कर दिया। मिट्टी चाहती है कि उसको खाना दें। ये बहुत अंतर होता है दोनों के बीच में। तो अच्छी मिट्टी में मिट्टी की खुशबू होना चाहिए। मिट्टी की खुशबू होती है ना? होती है। होती है क्या? होती है। मतलब लोग हमेशा कहते हैं कि अच्छी मिट्टी को लो, मैं सुना हूं, मैं खुद खुशबू होती है। मिट्टी की कोई खुशबू नहीं होती। मिट्टी को आप लीजिए, धूप में सुखा दीजिए, सूंघ के देखिए, बिल्कुल खुशबू नहीं होती। तो लोग कहेंगे कि बारिश आने से, पानी आने से खुशबू आती है। पानी की भी कोई खुशबू नहीं होती। ना मिट्टी की खुशबू होती है, ना पानी की खुशबू, लेकिन मिट्टी की खुशबू है। उस खुशबू के कारण जो है, ना मिट्टी ना पानी, जो एक्टिनोमाइसिस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें रहते हैं, वो देते हैं वो खुशबू। उस खुशबू का नाम है पेट्रीचोर। आजकल मिट्टी की खुशबू गायब होगी, लेकिन अत्तर आ गया मार्केट में। अच्छा, पेट्रीचोर उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं। हम लोग को बचपन में जब ये शब्द सिखाया गया था तो बोला गया था कि बारिश जब होता है तो पानी के स्मेल को पेट्रीचोर बोलते हैं। पेट्रीचोर वही आता है। तो एक्टिनोमाइसिस के जरिए से जो आता है उसको कहते हैं पेट्रीचोर। सर, मतलब आपने ये मिट्टी को समझाया, अभी तो लोग को समझना चाहिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट? पिछले 50-60 साल से तो आप देख ही रहे होंगे मिट्टी का एवोल्यूशन, कैसे मिट्टी बदला है, क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं। आज स्थिति क्या है सर इस मिट्टी की? हर जगह मैं पढ़ते रहता हूँ 2 चीज़ कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट हो गया है, 0.3-0.5% है। दूसरा कि जो सॉइल फर्टिलिटी या सॉइल की जो जान है, सॉइल में जो सूक्ष्म जीवन है, वो ख़त्म हो रहे हैं। जब इतना पावर है मिट्टी में, इतने सारे चीज़ सब कर सकते हैं,
तब हम इस पे ज़्यादा फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आज का स्थिति क्या है विद सॉइल? स्थिति, अगर आप स्थिति स्ट्रेट पूछ रहे हैं मुझे मिट्टी की, तो मिट्टी तो आईसीयू में है पूरे भारत में? पूरे भारत में, क्योंकि हमारे टेम्परेचर और हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक का मैटर जो है 2% to 5% रहना चाहिए। आज अकॉर्डिंग टू ICAR एवरेज जो है 0.15% है। तो मिट्टी की हालत बुरी है। आपने बातों में कहा कि सॉइल फर्टिलिटी की बात कहा, यहाँ सॉइल फर्टिलिटी की बात हमने कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि ऐसी बात हुई ना बेटा कि अगर आप मिट्टी जाकर आप कहीं पे टेस्टिंग को दे देंगे, चाहे वो केवी में या कोई भी लैब में, तो वो लोग पीएच, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, NPK 4 या 6 या 8 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एनालाइज करेंगे और वहाँ से रोकते नहीं हैं। वो नीचे रिकमेंडेशन लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि इतना यूरिया मिला दो, इतना DAP मिला दो, नहीं पोटैश मिला दो। करेक्ट। तो जाते जाते चलते चलते क्या हो गया, सॉइल फर्टिलिटी गॉट रिलेटेड विद फर्टिलाइजर्स। ये शब्द ही का मतलब क्या होता है सर? सॉइल फर्टिलिटी आई थिंक लोग समझते नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सॉइल फर्टिलिटी की बात ही नहीं करते, हम लोग कहते हैं सॉइल हेल्थ, मिट्टी की सेहत। सेहत। मिट्टी की सेहत में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, केचुए भी आ जाते हैं, सब हो जाते हैं। मेरे तजुर्बे में ऐसे लगता है कि ना, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपने नाश्ता किया, किया सर। क्या खाया? पोंगल। पोंगल खाया। आपने ये नहीं कहा पोंगल के साथ अपने चटनी खाया या सांभर कहा, क्योंकि पोंगल बड़ी चीज़ है जी। तो इसी सिलसिले में इसी तरीके से हम केचुए को कहते हैं। अगर मैं एक केचुआ देखूं मिट्टी में, तो मुझे ये पता चलता है कि केचुए के साथ बहुत सारे माइक्रो आर्थ्रोपोड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में हैं। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, मैं एक वैद्य के पास जाता हूँ, तो वैद्य क्या करता है, पहले मेरी नफ्स देखता है, नाड़ी देखता है। अगर मेरी नाड़ी ठीक है तो मेरी सेहत ठीक है। इसी तरीके से जब एक किसान या कोई भी इंसान मिट्टी को खोदता है और उसमें से अगर एक केचुआ बाहर निकला, तो उसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी सेहतमंद है। केचुआ जो है मिट्टी की नाड़ी होती है। तो ये तमाम चीज़ें सब मिलके जो काम करते थे, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और जैसे जैसे ज़्यादा हम लोगों ने केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स और तरीके, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, उसके प्लाविंग वगैरह जैसे स्टार्ट हुआ, सारे चीज़ों मिलके वो जो लोकल अर्थवर्म्स थे उनको मार दिया, कम कर दिया। जिंदगी में उनका जो नंबर था वो कम होता चला गया, तो उसका जो असर होता था वो मिट्टी पर पड़ने लगा। तो मिट्टी कमज़ोर होने लगी, क्योंकि ये तो नेचुरल टिलर्स ऑफ द सॉइल। इनफैक्ट अरिस्टोटल उस जमाने में केचुए को कहा है दे आर द इंटेस्टाइन्स ऑफ द अर्थ। और डार्विन की पहली किताब एवोल्यूशन की नहीं थी, डार्विन की पहली किताब केचुओं के बारे में थी। सीरियसली? ये तो मैं नहीं सुना। हाँ, पहली किताब उनकी केचुओं के बारे में, कि केचुओं से बेहतर कोई जानवर नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, ये उन्होंने लिखा है। और उनकी किताब जितना उन्होंने ऑब्जर्वेशन से लिखा है, वो जब हम लोग रिसर्च करने लगे तो हमने ऐसा लगा कि कैसा इंसान रहेगा वो, जस्ट ऑब्जर्वेशन से उसने जो भी कहा रहा था वो हम लोग रिसर्च से प्रूव कर रहे हैं। तो इतने अच्छे सिलसिले केचुए के साथ थे। और केचुए बात करते करते लोगों के दिमाग में होता कि सारे केचुए एक तरीके के होते हैं, सारे केचुए एक तरीके के नहीं होते। केचुए में कई तरीके के। अब उसमें भी जो है, हम लोग अगर ब्रॉडली कहना चाहते हैं तो 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। मिट्टी के ऊपरी हिस्से के केचुए, बीच हिस्से के केचुए और नीचे हिस्से के केचुए। ये तकरीबन 1 मीटर 1.5 मीटर तक नीचे जाते हैं। ये जो नीचे है तीन केचुए, उसको एंडोजैक केचुए कहते हैं हम लोग। एंडोजैक, कुछ बड़ी बात नहीं है। जैक GEIC, GEO से निकाला गया है। GEO जियोग्राफी, जियोलॉजी, यानी मतलब अर्थ, भूमि, ठीक है। अब एंडो मतलब अंदर, ये मिट्टी के अंदर रहते हैं, मिट्टी को खाते हैं, सिर्फ मिट्टी को खाते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से निकालते हैं और मिट्टी को मुलायम करते हैं। ये सबसे नीचे रहते हैं? सबसे नीचे रहते हैं। क्या 1-1.5 मीटर गहरा है आपने बोला? हाँ, ये 1 मीटर से 1.5 मीटर तक जाते हैं। ठीक है। जो ऊपर के रहते हैं उनको एपीजैक कहते हैं हम लोग। एपी का मतलब ऊपर, राइट। ये जो है वो पत्ते, गोबर सबको निकाल कर वो जो है खाना बनाते हैं, यानी मतलब खाद बनाते रहते हैं। ये और एक जो होते हैं ना बेहतरीन केचुए,
ये एनेसिक कहते हैं हम लोग, ANECAC। एनेसिक का मतलब इंटरमीडिएट होता है। ये जो है ऊपर नीचे जाता है, ये सुरंगें बनाते हैं। अच्छा, इनको यहीं रहने दो। हम लोग यहाँ एक बस में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं टूर पे, एक होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट जाके खाने पे बैठते हैं हम लोग। वहाँ पे लोग खा के जब भी उठ के गए हैं, वहाँ जाके टेबल पे बैठ गए, तो तुरंत एक आदमी आता है, वो टेबल साफ करके जाता है। वो आपसे बात ही नहीं करेगा, टेबल साफ करके चले जाएगा, ठीक है। दूसरा एक आदमी आता है, वो पूछता है कि साहब आप क्या खाएंगे? आप बोलते हैं कि भाई दाल रोटी ला लो। वो जाता है, क्या वो दाल रोटी बनाता है? वो बनाता है दाल रोटी? शेफ बनाएगा। शेफ बनाएगा, फिर यही लेके आएगा। तो कितने लोग हुए? 3 लोग। ये एक टेबल साफ करता है, ये एक ऊपर नीचे फिरता रहता है, ये एक बनाता है। इसी तरीके से हर मिट्टी एक बड़ा रेस्टोरेंट है। जो अंदर वाले केचे मिट्टी को मुलायम करते रहते हैं, वो क्लीनर्स हैं जो टेबल साफ करते रहते हैं। ऊपर शेफ बैठा है, वो खाना बनाता रहता है, खाद बनाता रहता है। ये जो सुरंग बनाते हैं, ये जो है वेटर की तरह सारे सुरंग बनाते हैं और सारा खाना अनाज वगैरह जड़ों तक पहुंचाते हैं और पौधे जो है आराम से पले जाते हैं। तो इफ आई एम करेक्ट सर कि एक का अगर भी डैमेज हो गए तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली वो नष्ट हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? वैसा नहीं होता है नॉर्मली। यानी मतलब अगर आजकल के ज़माने में, क्योंकि ऊपर मिट्टी खुली हुई मिट्टी हो गई है, ऊपर मल्चिंग नहीं होता है, तो ऊपर वाले केचुए रेयर होने लगे हैं, लेकिन दरमियान वाले केचुए रह सकते हैं और नीचे वाले केचुए भी रह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा कोई है कि ये तीनों में से ज़्यादा? तीनों हिस्सा बांट के करते हैं। इसमें बहुत बहुत ज़रूरी जो होते हैं, वो जो सुरंग बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। उनके बिना हाँ, मेजर वो ऐसा है ना कि जैसे वो सुरंग बनाते हैं, वो अपने बदन से 4 चीज़ निकालते हैं। वो अपनी टट्टी देते रहते हैं, वो अपना पेशाब देते रहते हैं, और एक सिलोमिक फ्लूइड कहते हैं हमें, उनके बदन को लगा हुआ एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो उनके लिए श्वास करने के लिए आराम करता है, वो आता है। और उसके साथ साथ उनका म्यूकस, यानी मतलब अगर केचुआ हाथ में रखेंगे तो आपको कुछ म्यूकस की तरह लगेगा, स्लाइम की तरह, स्टिकी। तो ये चारों चीजें मिलकर जैसे जैसे जाते हैं, वो जो बर्रो बनाते हैं, वो जो सुरंग बनाते हैं, वो सुरंग के दोनों तरफ लगाते लगाते वो एक कल्चर प्लेट की तरह बनता है। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं, तो इतना न्यूट्रिशन वहां बनता रहता है। तो जड़ जो है वो सुरंगों के जरिए से जाकर उसको खाने लगती है। तो द एंटायर इकोसिस्टम वर्क्स ओवर दैट। इससे रेस्टोरेंट बहुत, मैं सर अभी समझ पा रहा हूँ कि आपका जो टीचिंग का बैकग्राउंड है, आप हर चीज़ को समझाने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे समझना बहुत आसान होता है। अब जब भी मैं सोचूंगा इसके बारे में, मैं आपका वेटर का एग्जाम्पल को याद करूंगा। एक प्रश्न सर, जो पॉइंट आपने मेंशन किया उस पर वापस जाना चाहता हूँ, सॉइल टेस्टिंग के बारे में, क्योंकि अभी हर किसान जो ये वीडियो देख रहे हैं, और हम लोग भी हमेशा जो बोलते हैं सॉइल रिपोर्ट कार्ड निकालो, सॉइल हेल्थ कार्ड निकालो, वो करो। क्या आप एक प्रकार से कह रहे हैं कि सॉइल टेस्टिंग करने का ज़रूरत ही नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सीधा अपने मिट्टी को देख के पता कर सकता हूँ? किसान के लिए क्या इससे टेक बैक रहे? किसान के लिए उसका जो विजडम है, उसका जो नॉलेज है, अगर वो देख के कह सकता है, एक अच्छे किसान है जो अपनी मिट्टी को देख के पहचान सकते हैं। डायग्नोसिस से कुछ नहीं मिलता। आजकल डायग्नोसिस ऐसा हो गया, हमारी तरह हो गया है। एक अच्छी बड़ी हॉस्पिटल में अगर मैं 35-40 साल के बाद जाऊंगा, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेक करूंगा, जाते समय सेहतमंद जाऊंगा, तो वापस बाहर आते आते कुछ ना कुछ पैरामीटर मेरा कम होगा। इसी तरीके से मिट्टी में कोई ना कोई पैरामीटर कम होगा तो रिकमेंडेशन आएगा, ये खाद मिला दो, वो मिला दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है मिट्टी की तुलना में। मिट्टी की तुलना में मैं यही कहता हूँ लोगों को कि आप बेस्ट, गाय को आप चराते हैं वहाँ पे, तो गाय गोबर डालती है, उस गोबर को मत उठाओ, गोबर वहीं रहने दो। 4-6 दिन के बाद गोबर सूख कर उपली बन गई तो आपकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, यानी मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अगर आपका गोबर फूल की तरह फुर हो गया तो आपकी मिट्टी स्वस्थ है, आप किसी टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग है। मतलब गाय का गोबर खेत में, जमीन पे वहीं पे रहने। हो सकता है कभी कभी एक ही खेत में एकदम जब धूप होती है, जैसा कि पंजाब वगैरह में, तो उस समय उपली बन सकती है, और दूसरे मौसम में अच्छा भी बन सकता है। तो आपको पता चल जाएगा आपकी मिट्टी कौन से समय में बहुत अच्छी है और कौन से समय में ठीक नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग सर। मैं चाहता हूँ ना, आपने एक शब्द का प्रयोग किया,
सॉइल इकोसिस्टम। अब हमने अर्थवर्म्स के बारे में डिस्कस किया। बहुत सारे लोग, मतलब एक पॉइंट पे मैं कल जब आपका रिसर्च कर रहा था, अपने एक कलीग से पूछा, मुझे अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स के बीच में डिफरेंस बताओ। फंस गया वो, मैं सही बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये बेसिक डिफरेंस भी नहीं जानते हैं। तो सॉइल में एक पूरा इकोसिस्टम है, डिफरेंट क्रीचर्स आपस में बात कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक कार्बन है, कॉम्पोस्ट है, बायो मैटर होता है, बहुत सारी चीज़ आपस बहुत में सारी इंटरेक्ट। चीजें, ये हवा भी होती है। हवा भी होती है, ऑक्सीजन होता हम्म, है, एयर एक्सचेंज होता है, अलग अर्थवर्म्स होते हैं 3 लेयर पे। हम्म। इस सॉइल इकोसिस्टम को समझाने का पूरे प्रयास कर सकते हैं कि सब चीज़ में कोरिलेशन क्या है, क्योंकि आई थिंक वो लोग को समझना हाँ, बहुत ज़रूरी है। अ, ऐसा अगर मैं उसको कहूँ आपको कि सॉइल फूड वेब वगैरह ये सब भी कुछ-कुछ बोलते हैं उसको। हाँ, फूड वेब को अगर आपको मैं फूड वेब को समझाना है आपको, तो आपके पास कोई लाकर बड़ा तरबूज दे दिया खाने के लिए, तो आप यूं ही कतरेंगे उसको? नहीं, हुँ, चाकू से पहले उसको काटेंगे, फिर ऊपर का उसका निकाल देंगे, फिर हुँ, सिर्फ अंदर का मगज खाएंगे। हुँ, इसी तरीके से जैसे ही पत्ते गिरते हैं, सूखे पत्ते, गिले पत्ते जो जमीन पे गिरते हैं, तो केंचुआ उसे खा नहीं सकता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आहिस्ता काम करेंगे, केचुए मेरे ऑर्गेनिक मैटर हो गए। वो खाएगी नहीं, हुँ, रेडी नहीं है। हम चावल नहीं खाते हैं, उसको पका के खाते हैं। तो इसके लिए भी कोई ना कुछ बना के देना है इसको। माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। ये जो हमारे झिंगुर, चींटी की तरह उन खानदान से जुड़ा हुआ छोटे-छोटे जिरासिम होते हैं, इनको माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स कहते हैं। उसमें ईयरपॉड्स आते हैं, एम्फीपॉड्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं। हुँ, तो ये क्या करते हैं, उनको पकड़ कर कतरना शुरू करते हैं, पत्तों को। पत्तों को। तो वो कट होने-होने छोटे-छोटे पीस होते हैं। जैसे-जैसे वो श्रेडिंग होता है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। जैसा कि एक पेपर को अगर मैं फाड़ूं 4-5 पीसेस में, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हुँ, जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे मल्टीप्लाई होते हैं। हुँ, तो अब एक खानदान बन गया। माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स ने उसको खाया, उसने कतरा, उसने चबाया, इसलिए चबाया दूसरे खाने के लिए नहीं, उसको उसमें मजा मिलता था, उसको उसकी ग़िज़ा मिलती थी। हुँ, उसने खाया, खाते समय उसको पीसेस कर दिया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे खाने लगे, तो अब खिचड़ी तैयार हो गई। हुँ, ये खिचड़ी खाने आता है केचुआ, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स। तो सारे ये इकोसिस्टम, ये जो फूड वेब बनता है, ये सारे सिस्टम मिलके बनता है। समझ गया। जब केचुए ये खिचड़ी खाते हैं कंसिस्टेंटली ओवर टाइम, तब जाके मेरा ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल का बढ़ता है। बढ़ता जाता है, और आप जो भी मल्चिंग भी करते हैं और जो हुँ, ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करते हैं, उससे भी ऑर्गेनिक कार्बन अंदर बढ़ता है। तो ये जो सूखे पत्ते हो गए, ये भी एक प्रकार की मल्चिंग ही हुआ। बेटा, अगर सूखे पत्ते की आपने बात कह दी है, तो जितना पत्ता हरिया होगा, उतना उसमें नाइट्रोजन होता है। हुँ, जितना सूखा होता है, उसमें कार्बन ज़्यादा होता है। अच्छा। और जब भी हम खाद भी बनाते हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो हम मेंटेन करते हैं। यानी मतलब 25 पार्ट ऑफ कार्बन टू 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, रफली हुँ, रफली। इसीलिए आप देखेंगे बगीचे में, आप पैदल चलते-चलते कभी नेक्स्ट टाइम देखना कि ये जो पौधे होते हैं ना, बहुत अक्लमंद होते हैं। वो सिर्फ अपने सूखे पत्ते नहीं देते हैं, कभी-कभी अपने हरे पत्ते भी देते हैं। हुँ, क्योंकि ये सूखे और हरे मिलने से ही वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करते हैं। ये है असली एआई सर। ये असली ये है। हुँ, और इसी बात पे जो है हम गलती करते हैं कि हम लोग फ़ौरन क्या कहते हैं, हम लोग है ना, ट्री प्लांटिंग करना है और पेड़ लगाना है। लगाओ पेड़, हुँ, लेकिन आजकल के ज़माने में पेड़ लगाना है तो सिर्फ ग्रीन कवर के बारे में सोचते हैं हम लोग। पेड़ से सिर्फ ग्रीन कवर नहीं, पेड़ हुँ, का हर हर जड़ हुँ, मिट्टी के लिए सेहत देता है। और जो भी पेड़ लगाना है, उसमें अगर छोटे फल लगे, जैसे हुँ, कि जामुन, तो परिंदे वहाँ आते हैं। परिंदे वो खाते हैं फल, एट द सेम टाइम थैंक्सगिविंग वो अपनी टट्टी वहाँ छोड़ जाते हैं। वो टट्टी और ये पत्ते दोनों मिलकर खाद बनता है। और ये जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ के जड़ जो होते हैं, वो जड़ से पसीना निकलता है। हम उसको एक्सोक्राइन सब्सटेंसेस कहते हैं। मैं कलोकियल लैंग्वेज में किसान हाँ, भाइयों को हाँ, समझने के लिए पसीने के नाम लेता हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है? वो पसीने की तरह निकलता है। ये पसीने को यानी मतलब वो एक सूप की तरह होता है। हुँ, वो सूप पीने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ आते हैं। वो सूप पीकर वो कार्बन देते हैं पेड़ हुँ, के हुँ, लिए, हुँ, हुँ, तू बड़ा हो जा। इट्स ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जड़ों का पसीना, केचुआ, माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स, ये जो सूखे पत्ते, हरे पत्ते, सब मिलकर
मिट्टी को स्वस्थ बनाते हैं, वही सेहतमंद मिट्टी होती है। समझ गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोला, किस प्रकार का पत्ता जाए वो भी ज़रूरी है। मानो सर आज मतलब मल्चिंग का ही उदाहरण लेते हैं, आई थिंक मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि मल्चिंग का कॉम्पोजिशन वेरी होना चाहिए। कोई किसान आज नेचुरल मल्चिंग करके अपना मिट्टी का सेहत बेहतर करना चाहता है, तो वो कार्बन नाइट्रोजन का बैलेंस उसे मेंटेन करना है, ये पहला पॉइंट। बाकी और क्या चीज़ ध्यान में रखना है अगर मुझे नेचुरल मल्चिंग करना है? जैसे मल्चिंग की बात शुरू होती है तो हम लोग अक्सर जो है वेस्ट की तरफ देख डालते हैं। हमारे पास एक बुरी आदत है, हम ईस्ट नहीं देखते। हुँ, जैसा कि जापान है, चीन है, यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक मल्च ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वेस्ट में ज़्यादा जो है प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल होता है। हुँ, तो हम लोग इमीडिएट क्या समझते हैं, प्लास्टिक मल्च आसान हो गया तो उसको लाएंगे, डाल देंगे, हो जाएगा। लेकिन हमारा क्लाइमेट को और हमारी ह्यूमिडिटी को जो प्लास्टिक मटेरियल बनता है आजकल मल्च के लिए, वो 1-2 सीज़न में फटने लगता है और हुँ, उसके पीसेस होते हैं, वो मिट्टी में रहे। माइक्रो प्लास्टिक बनकर अब जो है, जो भी नए जो आते हैं फल वगैरह, वो रूट्स में जो एनी क्लीवेज या ब्रेक है, उसके ज़रिए से फलों में पाया जाता है माइक्रो प्लास्टिक। करेक्ट। तो जहाँ तक हो सके हम ऑर्गेनिक मल्च का इस्तेमाल करें। और ऑर्गेनिक मल्च भी जो है, अगर वैरायटी ऑफ लीव्स हैं, यानी मतलब कई तरीके के पत्ते अगर होते हैं, तो उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हर चीज़ में जो है पॉलीफिनॉल्स डिफरेंट। जैसे हम लोग खाते समय हुँ, एक-एक साग, चाहे पालक ले लो या मेथी साग, 2 भी साग ही है, लेकिन टेस्ट अलग है। हुँ। इसी तरीके से पौधे को भी, तो अच्छा सा मतलब फुल प्लेट मील दो। फुल प्लेट मील दे दो, तो खुशी से पौधा बढ़ जाएगा, बस इतना ही होता है। ये फुल प्लेट मील में जैसे हम कहते हैं सर, रोटी में कार्ब होता है, इसमें प्रोटीन होता है। नेचर का उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक उदाहरण आपने दिया ड्राई लीफ में कार्बन हाँ, ज़्यादा है और हरे लीफ में नाइट्रोजन ज़्यादा। ऐसे और क्या मतलब नेचुरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पॉलीफिनॉलिक कंपाउंड्स, हुँ, बहुत सारे कंपाउंड्स में पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं कंपाउंड्स। तो ये तमाम चीज़ें जो है खाने में बनता है, उसको जो है पौधा लेता है। इंटरेस्टिंग। अभी सर एक उदाहरण नहीं, आप आप भी अगर आप समझना चाहें, इससे भी गहरा आप समझना हुँ, चाहेंगे, और हमारे किसान भाई और हुँ, अगर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, ये समझना चाहें, व्हाई डू यू नीड एयर? हवा किस लिए चाहिए आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या सिलेंडर में रखेंगे? क्या इन्हेल करते हैं आप? इन्हेल करते हैं फिर इनहेल करते हैं, ब्रीथ एक्सहेल करते करते हैं। हैं, हाँ। तो आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना, मतलब हुँ, हवा ब्रीथ करते हैं। मान लिए ना आप। सही बात, हाँ। आपने कहा कि सुबह पोंगल खाया था। हुँ, पोंगल में चावल ज़्यादा थे या दाल ज़्यादा था या तेल ज़्यादा था? चाव मात्रा में चावल ही होगा। चावल ही होगा। हुँ, तो लॉजिकली आपने चावल खाया है सुबह। हुँ, चावल में प्रोटीन ज़्यादा होता है या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है या फैट ज़्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आपने लॉजिकली कार्बोहाइड्रेट खाया सुबह। हुँ, कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हुँ, तो आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन खाया सुबह। हुँ, आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आम तौर पे कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में आई मीन कार्बन मिट्टी में, हवा में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हवा में। हवा में। तो हुँ, आपने क्या खाया? हवा खाया। हवा खाया। हुँ, हम सब हवा खाते हैं। उस ज़माने में मिसाल के तौर पे कहते थे, पता है, कहाँ हवा खाने गया था? हाँ? मस्ती करते थे। मस्ती के साथ। तो हम सब हवा खाते हैं। वही हवा पौधा उसको जो है खाना बनाता है। वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग। रिलेशनशिप है हमारे बीच में। हुँ, यानी मतलब जो पुराने लोग थे, जो पुराने किसान थे, हुँ, मेरी यही गुज़ारिश पूरी यंगस्टर्स की है हुँ, कि जो हुँ, आपने किताबों में पढ़ते हैं उसको अनलर्न कीजिए और ये पुराना विज़डम जो है किसानों का उसको सीखिए। तो उसमें से ये पता चलता है, जितना पर्यावरण के साथ उन्होंने मिल के ज़िंदगी गुज़ारा है नेचर के साथ, तो आबादी ज़्यादा थी। और उस ज़माने में बहुत सारे जानवर साथ में इस्तेमाल करते थे। गाय, भैंस, बकरी, बतख, मुर्गी, सब सारी चीज़ें मिलकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग होता था। जिस दिन मशीनरी आने लगी, जिस दिन ट्रैक्टर घुसा ट्रैक्टर लेके, गाय, बैल वगैरह को हमने हटा दिया वहाँ से। तो जैसे बैल हटे, बैल गोबर देता था, ट्रैक्टर गोबर नहीं देता, तो गोबर हट गया। हुँ, तो मेन ग़िज़ा जो होती थी, इसीलिए जो है ना, हमारे इवन आप हिंदू कल्चर भी ले लेंगे आप, तो संक्रांति जो होती है, तो उस समय गाय का पूजा होता है। हुँ, उस समय गाय का जब पूजा होता है, गाय के किस हिस्से को पूजा करते हैं मोस्टली? गाय के पीछे के हिस्से को पूजा करते हैं, ओके। सींगों को पूजा नहीं करते। हुँ, आजकल बदल गया है, माला डालते हैं, पेंट करते हैं, बदल गया। बट पुराना जो तरीका होता था, एटलीस्ट साउथ में हमारे यहाँ,
गाय के पीछे के हिस्से में पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी गाय के पीछे के हिस्से में बैठे हुए हैं। क्यों वो वहाँ बैठना है उनको? ये उदाहरण है कि किसान के लिए कि तेरी आमदनी, तेरी रोजी, तेरी बरकत बस गाय के पीछे के हिस्से से है। गोबर से अच्छा खाद कोई नहीं, गौमूत्र से बेहतर पेस्ट रिपेलेंट कोई नहीं। तो उसको हमने भूल गए। हमने लक्ष्मी जी को वहां से हटाकर थन में लगा दिया। हमने दूध पे कॉन्सेंट्रेट किया, गोबर और गौमूत्र को छोड़ दिया। वहां से हमारी मिट्टी जो है उसकी सेहत खोने लगी। इंटरेस्टिंग। अभी सर आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कुछ प्रैक्टिस हैं? हम फर्टिलाइज़र का बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना फर्टिलाइज़र फसल को दो, ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है, अगर वो अपटेक कर रहा है तब ठीक है, तब मिट्टी को कुछ होता नहीं है। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, चाहे टिलेज हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग-अलग चीज़ें हैं जो ओवर द लास्ट 10-15 साल शायद सॉइल को डैमेज किए हैं, राइट? आपके अनुसार ईच का इम्पैक्ट क्या है? मतलब हर चीज़ डैमेज कर रहा है सॉइल को या कोई बैलेंस होना चाहिए इसमें? मैं कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी को मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन उसको कैसे हमने इस्तेमाल किया वो नेगेटिव हो गया। यानी हमारे में एक क्या बुरी बात हुई, जैसा कि अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि हाँ आपके लिए बीमारी है, आप ये टैबलेट ले लीजिए सही हो जाएंगे, लेकिन टैबलेट बहुत ख़तरनाक टैबलेट है। आप दिन में 1 लेना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो 2 से ज़्यादा मत लीजिए, वो नुकसान करेगा। ये हमने किसानों को बोलने भूल गया था। जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि आप यूरिया दीजिए, डीएपी दीजिए। पता नहीं क्यों शुरू हुआ, आई डोंट वांट टू गो इनटू ऑल दोस बैड थिंग्स। उस समय हो सकता है ज़रूरी था होगा, उन्होंने लिया, लेकिन किसी ने नहीं कहा किसानों को कि भाई तुम्हें इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने देने लगे और उनको बहुत खुशी हुई कि आबादी आ गई, एकदम से उन्होंने हार्वेस्ट करने लगा। बट बाद में फिर जब कम होने लगे तो उनके जहन में यही बात आई कि और थोड़ा दे दो, और थोड़ा दे दो, और थोड़ा। जब और थोड़ा 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 देते देते जो इम्यूनिटी थी वो चलेगी, राइट। दूसरा एक बात होती है, इसको ज़रा किसान भाई वगैरह आप भी जो है ज़रा ध्यान से इसको देखिए। पौधा जब बढ़ता था उस ज़माने में, धान का पौधा, एक मिसाल के तौर पे धान का पौधा आता था, उसके पत्ते आते थे और फिर वो जब पैनिकल बोलते हैं जिसमें धान लगती थी, जैसे धान लगती थी उस पे तो उसके आजू बाजू पूरे पत्ते थे, पत्ते रहते थे, राइट। तो इंसान देखा उसको, इंसान देख के बोला कि ये पत्ते क्यों? क्योंकि पत्ते जो है एनर्जी लेते हैं, जो प्रोड्यूस करता प्लांट, तो वो भी उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप वॉचमैन रखेंगे सिक्योरिटी, उसको आपको दरमा देना पड़ेगा था। इसी तरीके से पत्तों को लिए देना पड़ता था। तो ह्यूमन विजडम सेड, ह्यूमन नॉलेज नॉट विजडम, नॉलेज सेड कि क्यों मैं पत्तों को खामखा खाना दूं, इनको तो झड़ जाना चाहिए। सिर्फ मैं आई नीड मोर ग्रेन्स, तो एनर्जी शुड गो फॉर ग्रेन्स, और चावल है और धान लगे। तो मैंने हाइब्रिड डेवलप किया। उस हाइब्रिड में ऐसा होता था कि जैसे धान लगने लगेंगे ये पत्ते झड़ जाएंगे ताकि मुझे बहुत सारे धान मिले। तो मेरे अंदाज से मैंने बना दिया, लेकिन जो कीड़े उसको इतने जमाने से खाते थे वो खुश हुए कि वहां सिक्योरिटी नहीं है अब, तो हमारे लिए खुला मिल गया, तो मैं खाऊंगा। तो फिर इंसान बोला नहीं, तुझे खाने दूंगा नहीं, तो मैं पेस्टिसाइड मारने लगा। तो सारी चीजें गहरी बनती गई। अब जब पेस्टिसाइड मारते थे तो 2 किस्म के केचुए होते हैं। आमतौर पे हमारे किसान भाई समझने के लिए वेजिटेरियन केचुए और नॉन वेजिटेरियन केचुए। वेजिटेरियन केचुए धान खाने आते थे, अनाज खाने आते थे। नॉन वेजिटेरियन केचुए उन कीटाणु को खाने आते थे। केचुए नहीं, कीड़े सॉरी, नॉन वेजिटेरियन कीड़े, इंसेक्ट्स, ये जो है उनको खाने आते थे। तो जैसे हम पेस्टिसाइड करते हैं तो दोनों मरते हैं। तो उसमें जो अच्छे नॉन वेजिटेरियन कीड़े थे, जो वेजिटेरियन कीड़ों को कंट्रोल करते थे, वो भी गायब होने लग गए। तो आमतौर पे क्या होगा, इम्यूनिटी भी कम हो गई पौधों की, और मिट्टी में तो कोई सेहत नहीं रही। तो पौधा जो बनने गया तो इस सॉइल को सिर्फ एक मीडियम की तरह ट्रीट किया गया। और केमिकल फार्मिंग में आप पौधे को खिलाते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम मिट्टी को खिलाते हैं। हम माँ का ख्याल करते थे, केमिकल फार्मिंग में बच्चों का ख्याल करते हैं। यही अंतर होता है दोनों के बीच। आई थिंक वो एक लाइन से काफ़ी कुछ लोग समझ सकते हैं सर मैं केचुए वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, बट उससे पहले एक सॉर्ट ऑफ
ये मिट्टी का टेक बैक लोगों को देना चाहता हूँ कि मानो ये पॉडकास्ट देख रहा है कोई किसान, वो अपने बंजर ज़मीन या ज़मीन को और बेहतर करना चाहता है, धरती माँ का ध्यान रखना चाहता है, वो कहाँ से शुरू करे या ऐसे क्या 4-5 स्टेप ले कि मानो अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में उसका मिट्टी में जान वापस आ जाए? हमेशा मैं यही कहता हूँ कि किसान भाई को कोई भी जो है हम लोग एडवाइस करके उनको ओवरनाइट चेंज उनके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी किसान जो काम करते हैं वो अपना अनाज उगाते हैं क्योंकि उनका पेट पलना है, उनकी रोजी रोटी भी होना है। हम्म तो जो किसान भाई उनकी मिट्टी बहुत खराब हो गई है, वो जो करते हैं उनको वो करने दो। लेकिन उनकी मिट्टी में आधी हिस्सा, आधा हिस्सा या पाव हिस्सा उसमें से खाद वगैरह दे देकर वो मिट्टी कैसा सुधरती है और कितना खाद देना चाहिए। क्योंकि लोग हमेशा कह देंगे कि आप 1 टन दे दीजिए सही हो जाएगा, 2 टन दे दीजिए सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर मिट्टी, अब फ़र्ज़ करो कि हम ये इस कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं, तो हम आते-आते रास्ते में कहीं रास्ते से हम लोग होते हुए यहाँ आए। तो आप जहाँ-जहाँ पैदल चले यहीं से 2 जगह की मिट्टी उठाएँगे, तो दोनों की तुलना में आपको डिफ़रेंस दिखेगा। हम्म तो मिट्टी फ़र्क होती है। तो वो हर किसान, मेरा यही ये है कि हम्म हर किसान एक साइंटिस्ट होता है। अगर उसमें हिम्मत है, मैं पूरी मिट्टी को मैं बदलना चाहता हूँ, वो शुरू कर सकते हैं। अगर उनमें कोई एक डाउट है कि भाई मैं जो करता हूँ, लेकिन साथ में मैं थोड़ी खाद दे दूँ, दे लीजिए, शुरू कीजिए। धीरे-धीरे आप खाद देते जाइए और केमिकल को कम कर दीजिए। अगर आप में हिम्मत है, तुरंत स्टॉप कर दीजिए, आप खाद में बदलीजिए। अक्सर लोग खाद देने के बाद थोड़े लोगों को ज़्यादा भी हुआ है हार्वेस्ट, थोड़ों को सेम रहा है, थोड़ों को कम हुआ है। हम्म तो जब कम होगा तो नुकसान होगा, तो वो बुरा मानेंगे। इसलिए वो डिसीजन उनको लेना चाहिए। अब वो लेके जो भी करेंगे, तो खाद देने लगेंगे, ऑर्गेनिक मैटर देने लगेंगे, पौधा संभलने लगेगा, मिट्टी संभलने लगेगी, हम्म तो वो अपने आप को मिट्टी का रंग बदलने लगेगा, मिट्टी की सेहत बदलने लगेगी, पौधों की सेहत बदलने लगेगी कि यानी मतलब और इकोसिस्टम डेवलप होगा, तो अपने आप वो बदलने लगेंगे, तो डेफिनेटली वो खुशहाल होंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मेरे एक रिक्वेस्ट है उनको, जब वो केमिकल फार्मिंग करते थे, वो कितना खर्चा करते थे और कितना उसके पीछे उन्होंने स्पेंड हम्म किया। अब भी ये करते हैं, तो उनका खर्चा कितना होता है, ये उनको लिखना पड़ेगा। दूसरा जो है, अक्सर लोग कहते हैं कि जब ऑर्गेनिक बना था, जब हम लोग ये काम शुरू किए थे हम्म 83-84 से, तो हमारा यही इरादा था कि किसान भाइयों को, किसान महिला किसान या भाई किसान, उनको जो है केमिकल शॉप से निकाल कर उनको इंडिपेंडेंट करना है। लेकिन आजकल के जो भी बोलते हैं वो कहते हैं कि वहां से निकाल कर दूसरे दुकान को लगा देंगे, ऑर्गेनिक शॉप को। ऐसा नहीं होता है। हम्म इसीलिए उनको लीसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, LEISA, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जहां तक हो सके किसान भाई वो अपने अपनी चीजें अपने घर में ही बना सकते हैं, चाहे पंचकाव्य, हम्म जीवामृत, बद फिशा महीनों, फार्मर्स इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बहुत तरीके के चीज़ें हैं, वो अपने आप बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। हम्म केचुए की खाद ही बनाना ज़रूरी नहीं है, कोई भी खाद बना सकते हैं। तो कोई भी चीज़ से। और अक्सर लोग कहते हैं कि गाय जो है, गाय का गोबर से ही बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी का गोबर, किसी गोबर से भी बन सकता है। और थोड़े लोग कहते हैं कि सिर्फ देसी गाय से ही बन सकता है, ये भी नहीं है, हर गाय के गोबर से भी बन सकता है। तो मतलब किसान भाई को जो है उनका फ्रीडम दे दीजिए। कोई लीडर नहीं रहना चाहिए। हमने एक इल्म हमें मिली है, उस इल्म हम बांट सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी बात सुने, उनकी मर्जी है। उनके पास भैंस है, भैंस का गोबर इस्तेमाल करो। उनके पास देसी गाय है, बेहतरीन है। अगर देसी गाय नहीं है, भाई मेरे पास फॉरेन की गाय ले लिया हूं, मैं इस्तेमाल करूं, कर लो। डोंट गो एज ए प्यूरिस्ट, यही सही है। गो एज ए रियलिस्ट। यही सही है, मेरे पास यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म अब चंद लोग कहते हैं कि बाहर मुल्क के गायों के गोबर में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो सुअर की तरह, ये सब बेकार बातें हैं। हमने सारे गोबर एनालाइज किए हैं, साइंटिफिकली एनालाइज किए हैं। वो ये है कि फॉरेन के गाय का जो डेटा यहाँ बात हम्म करते हैं लोग, वो फॉरेन में जो है स्टॉल फीडिंग होता है गाय का।
अच्छा। यहाँ पे अगर जर्सी भी हो या कोई भी हो, उसको खली देते हैं, उसको मतलब गंजी देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको चारा देते हैं और चरने भी देते हैं। तो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेंसिटी फर्क है, डिवर्सिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अच्छा, तो आप जो हमेशा लोग कहते हैं कि देसी गाय करो, यही करो, आप कह रहे हैं देसी आपके गाय पास और है तो बेहतर है, हाँ, लेकिन देसी गाय और फॉरेन गाय के गोबर में उतना कुछ फर्क होता उतना है? कुछ फर्क नहीं है, अच्छा, तो उतना उतना कुछ टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि देसी गाय ही होना फर्क। चाहिए। जो किसान के पास इस आइंदा जब लेना चाहते हैं तो आप देसी गाय ले लीजिए। हम्म। आपके पास नहीं है, बेफिक्र रहिए। आप उसके बारे में जो है चंद किसान के दिमाग में हो गया होगा, मेरे पास देसी नहीं है तो मैं खेती कैसे नहीं कर मैं सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग कुछ भी करूं। ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। आप आराम से कर सकते इंटरेस्टिंग सर। आई थिंक सर केचुए के बारे में मैं दोबारा उस पर हैं। डीप डाइव करना चाहता हूँ। आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 3 प्रकार के केचुए हैं, वो क्या क्या करते हैं, सॉइल में क्या बेनिफिट होता है। बहुत सारे और प्रश्न होते हैं कि किस प्रकार का केचुआ होना चाहिए, कुछ वैरायटीज़ होते हैं इसमें। मतलब सर आपका मैं अब चाहता हूँ इस पर थोड़ा डीप डाइव करें। अगला क्या लोग को समझना चाहिए, किसान को समझना चाहिए केचुए के बारे में, ताकि वो उसको अपने फार्म में सॉर्ट ऑफ अगर ला सकें या इम्प्रूव कर सकें। देसी केचुए बेहतरीन केचुए हैं हमारे पास, यानी मतलब सारे दुनिया में अराउंड 3,500 तरीके के केचुए हैं। हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा तरीके के केचुए हम्म। स्पीशीज हैं हमारे पास। हम्म। अब इतने केचुए होने के बावजूद वो ऐसा होता ना कि हमारे अपने केचुए, जो हमारा काम शुरू हुआ था 78-79 में, हमारे देसी केचुए पेरियोनिक्स एस्केवेटस बेहतरीन केचुआ है जो खाद बना सकता है। लैम्पिटो मॉरिशी है, अच्छा केचुआ है। पेरियोनिक्स सैंसिबेरिकस, पेरियोनिक्स सिलोनेंसिस, ये तमाम अच्छे केचुए हमारे पास हैं। लेकिन पता नहीं वो ऐसा हुआ था कि फॉरेन में जो है आइसिनिया फिटिटा का ज़्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया था, यूरोप में वगैरह। तो यहाँ पे पुणे में थोड़े लोग जो है वो आइसिनिया फिटिरा से काम शुरू हुए थे। वैसे आइसिनिया फिटिरा हमारे देश के लिए नया नहीं था। उस ज़माने में जो ब्रिटिशर्स यहाँ रहते थे हिल स्टेशंस वगैरह में, वो फूलों के गमले जो वहाँ से लेके आए थे इंग्लैंड वगैरह से, उस पे से वो फैलने लग गया था। तो इसको रेड रिगलर कहते हैं। आइसिनिया फिटिडा, आइसिनिया एंड्रे, दोनों मिलकर आते हैं वो केचुए। इसका भी खाद बना सकते हैं, क्या भी फर्क नहीं पड़ता है ये। और दूसरा जो है, ये डेलिबरेटली केचुआ इंट्रोड्यूस किया गया है हिंदुस्तान में, वो बेंगलुरु से शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी के ज़रिए से। वो है यूडुलस यूजीनी, ये अफ्रीकन नाइट क्रॉलर। ये भी ज़्यादा जो है आजकल खाद बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। अब ऐसा है कि अगर आप केचुए की बात कहेंगे तो ये दोनों जो विदेशी केचुए हैं, जो यूडुलस हो या आइसिनिया हो, ये दोनों जो है मिट्टी के लिए कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वो सिर्फ खाद बनाते हैं, उसको मिट्टी पसंद नहीं है। तो उसको आप अलग रखेंगे और उसको ऑर्गेनिक मैटर देंगे तो वो खाद बनाते रहेंगे, मिट्टी के लिए कोई लाभ नहीं देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे दो अलग प्रकार का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ एक तो यदि मैं मिट्टी का ध्यान दूं सर, तो उसमें केचुए खुद से आते हैं, हाँ, खुद से नेचुरली नेचुरल। देसी वैरायटी आ जाएंगे। नहीं, देसी ये जो खाद बनाते हैं उसी केचुए में जो देसी केचुए हैं पेरियोनिक्स, वो थोड़ी मिट्टी भी साथ लेते हैं। लेकिन विदेशी केचुए मिट्टी नहीं खाते हैं। उनका जो माउथ सिस्टम आता है, यानी मतलब केचुए का जो मुंह आता है, मुंह के ऊपर एक ये आता है ऐसा, अपर लिप कहते हैं हम लोग उसको, प्रोस्टोमियम, वो ऐसे ऐसे ढकलता है, तो वो मॉडिफाई होता रहता है। तो जो देसी है उसमें वो मिट्टी को भी साथ लेता है। ये जो है सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ये दोनों। खाद बनता है तो खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बात हमेशा मैं सुना हूँ, चंद लोग बोलते हैं कि केचुए के खाद में जो है हेवी मेटल्स आने का अंदाज है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी मतलब केचुआ जो खाता है वो देता है। अगर आप दिए हुए चारे में, यानी मतलब आपके पौधों में या पत्तों में या गोबर में कुछ हेवी मेटल रहा, या जो ऑर्गेनिक मैटर आपने किसी इंडस्ट्री से सोर्स किया और उसमें ऑर्गेनिक मैटर में हेवी मेटल्स रहे, तो खाद में ज़रूर हेवी मेटल्स रहेंगे। वैसा आप एनालाइज करेंगे तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ज़रूर रहेंगे। एलिमेंट्स नीड नॉट बी अबव द क्वांटिटी, वो नहीं रहेगा। हर चीज़ में एलिमेंट्स रहते हैं, मिट्टी में भी एलिमेंट्स रहते हैं। मिट्टी में क्रोमियम रहता है, कैडमियम रहता है। हमारे अपने बदन में क्रोमियम है, कैडमियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, हर चीज़ है। तो हेवी मेटल्स जहाँ तक हो सकते हैं उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। लेकिन खाद में, केचुए की खाद में केचुआ हेवी मेटल्स नहीं बनाता,
उसके पास बदन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हेवी मेटल्स बना सकती है। जो खाएगा उसमें से निकला। अगर खाते हुए चारे में हेवी मेटल्स है तो टट्टी में ज़रूर हेवी मेटल्स आएंगे। तो कोई उसके बारे में अंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉरेन के केचुए का खाद बनाते हैं तो बना सकते हैं। या मेरा यही कहना है कि मिट्टी अभी भी इतनी बर्बाद नहीं हुई कि केचुए ही ना हो। अक्सर जहाँ पे किसान लोग अपना खाना खाकर बर्तन वगैरह साफ करते हैं, हमेशा एक जगह होती है जहाँ पे बैठेंगे वो लोग खाना खाएंगे, फिर वहाँ बर्तन साफ करेंगे। उस जगह पे डेफिनेटली केचुए रहेंगे। क्यों? ये मेरा अंदाज है। क्यों सर? हमेशा, क्योंकि वहाँ खाना जाता रहता है, राइट। तो जहाँ तक मैं लोगों को कहा हूँ, उस जगह पे एक मौसम बारिश होती है, बारिश के बाद वहाँ थोड़ा सा निगाह आप देखते रहें तो केचुए अपनी टट्टी लाकर बाहर छोड़ते हैं, छोटे गोल गोल गोल, वो बूंदी की तरह। ये उनकी टट्टी होती है। वो अगर आपको नजर आ गए वहाँ पे तो छोटा सा गड्ढा बनाए और उस गड्ढे में गोबर और गुड़ इक्वल क्वांटिटी अच्छा मत कर उस गड्ढे में भरकर उसके ऊपर थोड़ा सा घास रखकर, ये जो जूट बैग आता ना उसको के बोरी कहते हैं ना, बोरी, वो रखकर डेली उस पर पानी देते रहो, पानी छिटा देते रहो। एक 25 दिन 30 दिन के बाद आप खोलेंगे, वो गुड़ चॉकलेट जो है, उसके लिए चॉकलेट है केचुए के लिए, वो गुड़ और गोबर का, उसको आप निकालेंगे तो आपके देसी केचुए वहीं पाए जाएंगे। उसको लेके भी आप पाल ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग सर। एक चीज़ 2-3 बार आपने मेंशन किया कि खाद बनाना। जी। अब हम लोग जो पहले कहानी समझे थे पूरे इकोसिस्टम का, जो भी आपने भी बताया कि वो केचुए खुद मिट्टी में आते हैं, और दूसरा जो ये शब्द मैं जहाँ भी बैंगलोर में किसान के यहाँ देखता हूँ, उन लोग सब अपने कंपोस्टिंग बिन्स तैयार करते हैं जहाँ पे वो मार्केट से केचुए खरीद के फिर उसमें डालते हैं, उसको शायद वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग कहते हैं, राइट। अब दोनों अलग चीज़ हैं, एक आप धरती माँ को अपना काम करने दे रहे हो, दूसरा आप अपने सॉइल को मैनेज करने के लिए एक एडिशनल एफर्ट दे रहे हो। क्या ये सही है? वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, उसके बारे में क्या विचार है आपका, वो थोड़ा समझा सकते हैं? कंपोस्टिंग नेचुरल प्रोसेस है, धरती में जो होना चाहिए। अब वो अगर आपके खेत में केचुए हैं, सब चीज़ नॉर्मल है, तो आप इवन गोबर की खाद आप वहाँ दे दो तो जो वहाँ के केचुए हैं वो उसको वर्मी कंपोस्ट बना देंगे। आप अलग से आप कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा हो गया कि वर्मी कंपोस्ट जो बनाते हैं उनके पास अगर गोबर है, बायोमास ज़्यादा है, उसे रख के बनाते हैं तो 2 रीजंस के लिए बनाते हैं। एक जो है वो अपने आप को भी इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वो उसका बिजनेस भी शुरू हो गया आजकल, नर्सरी वगैरह के लिए खरीदते भी हैं लोग। तो बनाने में कोई नुकसान नहीं है। आप गोबर को जो है अच्छा ठंडा कर गोबर ठंडा होना चाहिए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। गोबर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब पता नहीं किसान भाई को अगर पता नहीं है कि गोबर मेरा ठीक है या नहीं है, तो वो गोबर को ये सादी पॉलीथीन थैली जो आती है उसमें गोबर को डाल के लपेट के रख दो 2-3 दिन। 3 दिन के बाद निकाल कर अपना हाथ अंदर रखो। अगर वो गर्म है तो अभी भी इस्तेमाल न करना, वो ठंडा हो जाना चाहिए। ठंडा होने के बाद उस पे आप केचुए दीजिए और ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा घास वूस डाल के छोड़ दीजिए, वो खाद बनाना शुरू कर देंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग ऐसे ही होता है? ऐसा ही होता है, सिंपल होता है। पहले गोबर डालते हैं, फिर उसमें केचुए डालते हैं। केचुए डाल, बस, दूसरा और कुछ नहीं है। मेरे पास गोबर नहीं है, अगर बायोमास ज़्यादा है मेरे पास तो बायोमास को पहले ज़रा गोबर का पानी मिलाकर उसको जो है डिकम्पोज करना चाहिए। गर्मी अगर होगी तो केचुए मर जाएंगे। 2 चीज़ें ध्यान में रखना है हर आदमी जो बनाना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट। एक जो है जो बायोमास हम लोग देते हैं उसमें गर्मी नहीं रहना चाहिए, ये कंप्लीट जानना चाहिए। दूसरा जो है जब भी हम है ना पानी देते हैं वो पानी नीचे रुकना नहीं चाहिए, पानी निकल जाना चाहिए बाहर। पानी अगर अंदर जम गया तो गलेगा नहीं, सड़ेगा। गलेगा इज कंपोस्ट, सड़ेगा इज रॉटिंग। तो रॉटिंग होने से उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। ये 2 चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो किस प्रकार से आप वो डिज़ाइन कर रहे हो सिस्टम को, वो भी हमेशा, हाँ, सिस्टम में जो है नीचे जो छेद रहना चाहिए, सुराख रहना चाहिए, मोहरी रहना चाहिए, जिसकी वजह से पानी बाहर जाना चाहिए। और फिर जो वहाँ का मिट्टी बनता है वो किसान जाके अपने खेत में डाल खेत में डाल दो बस। वो दैट्स अब वो हॉर्टिकल्चर अगर कर रहे हैं लोग, अगर पेड़ वगैरह उगा रहे हैं तो अक्सर और एक गलती भी हम लोग करते हैं, जैसा कि मतलब एक आप जा रहे हैं, बारिश हो रही है तो मैं छाता पकड़ूं
तो बारिश का पानी मेरे सर पे नहीं गिरेगा, अतराफ गिरेगा। अगर मेरे पास छाता नहीं है, बड़ा पेड़ है, तो उसके साये में मैं खड़ा हूँ, तो 1-2 खतरे मेरे सर पे गिरेंगे, बाकी का पानी कहाँ गिरता है? पेड़ के अतराफ गिरता है। हम्म वो क्यों पेड़ के अतराफ गिरता है? हम्म क्योंकि जो जड़ पीते हैं वो वहाँ हैं। हम्म तो हमें पानी कहाँ देना चाहिए? जहाँ कैनोपी एंड होता है। हमें करेक्ट। खाद कहाँ देना चाहिए? जहाँ कैनोपी एंड होता है। हम्म हम लोग देते हैं ट्रंक के पास। तो वो हम हॉर्टिकल्चर में वो सिखाते हैं कि खाद भी वहाँ दीजिए और पानी भी वहाँ दीजिए। और केचुए की बात भी कहते कहते और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर केचुए की खाद कोई बनाते हैं, हम्म तो अगर वो जाके पूछते हैं कि भाई मुझे केचुए की खाद बनाना है, मुझे केचुआ खरीदना है, और वो किसी के पास जाकर कहते हैं, अगर कोई उनको कहा कि मैं आपको इतने नर दे देते हूँ, इतने मादी दे देता हूँ, तो ये बात नहीं होती है। केचुआ, हर केचुए में नर भी होता है, मादी भी होता है, हर केचुए में। फिर भी उनको पार्टनर चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केचुए की लाइफ। केचुए की लाइफ ऐसी होती है कि फर्ज करो ये केचुआ है, ये केचुआ है। केचुए को जो है उसके सामने के हिस्से में ऐसे ये रहते हैं, छोटे छोटे सुराख रहते हैं ऐसे। इसको हम ओपनिंग ऑफ स्पर्मेटिके कहते हैं। फिर यहाँ आता है फीमेल ओपनिंग और यहाँ आता है मेल ओपनिंग। ये एक केचुआ हो गया। ये और एक केचुआ है। इसी तरीके से इसको भी होता है, उसका पार्टनर। उसी जगह से डाल रहा हूँ मैं। अच्छा, केचुए में जो है, केचुआ जैसे जैसे मैच्योर होता है तो उसके बदन पे एक अंगूठी आती है। वो अंगूठी का नाम है क्लाइटेलम। तो ये क्लाइटेलम वो जो फीमेल ओपनिंग है उसके ऊपर रहता है बराबर, ऐसा रहता है। ठीक है। अब इसको भी क्लाइटेलम है, मेरे पास एक ही अंगूठी है। तो ये दोनों ऐसे मेट करते हैं, समझ में? ऐसे मेट करते हैं। तो ये जो ओपनिंग है स्पर्मेटिका, इसके मेल ओपनिंग पे आता है, और इसका स्पर्मेटिका इसके मेल ओपनिंग। तो ये अपने स्पर्म्स इसके थैली में दे देता है और ये इसके स्पर्म्स इसके थैली में दे देता है। फर्टिलाइज नहीं करते। अच्छा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं स्पर्म्स और फिर अलग होके चले जाते हैं। अब इसके स्पर्म्स, बी के स्पर्म्स यहाँ बैठे हुए हैं, इन थैलियों में बैठे हुए हैं। इसके अंदर है फीमेल ओपनिंग, ये उसका ओवम देता है, अंडा। देने के बाद इसकी जिल्ट जो है उसमें देता है। तो ये ऐसे ऐसे बाहर निकलता है, ऐसे 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 निकलता है। जैसे सामने आता है प्रेशर से, इसके जो स्पर्म्स यहाँ थे वो इसमें गिरते हैं, इसमें फर्टिलाइज होता है और ये बाहर निकलता है और ये ककून बनता है। इस ककून में से निकलता है बच्चा। ये कितना टाइम प्रोसेस होता है? ये तकरीबन आपको एक 2 to 3 वीक्स हो जाता है पूरा। इंटरेस्टिंग। तो इसमें से ऐसा ये जो ऊपर वाले केचुए होते हैं, उनके ये कंडे से, ये ककून से आपको जो है 5-6 बच्चे भी निकल सकते हैं। जो दरमियान वाले होते हैं उसमें से 2 या 3 या 1, नीचे वाले से 1, क्योंकि ऊपर वाले हमेशा बाहर रहते हैं तो बहुत सारे कीड़े परिंदे उनको खा जाएंगे। तो इसलिए नेचर ये करता है कि उनको ज्यादा प्रोड्यूस करना रखता है ताकि दे विल सर्वाइव। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वहाँ आता है। अभी सर आजकल जो हम देख रहे हैं कि ये वर्म्स कहीं पे भी मिल जाते हैं, लोग बेचते हैं, आपको अमेज़ॉन ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये कैसे, मतलब वर्म्स हैं, कैसे मैं पता करूँ कि मैं सही वर्म्स ले रहा हूँ, या फिर क्या ये सही खरीदने का प्रैक्टिस सही है, गलत है? आई नो आप ओपिनियन नहीं लेते हैं जनरली, बट एक जो मदर अर्थ का प्रोसेस है उसको छोड़ के ऑनलाइन वर्म्स खरीदना कुछ तो मतलब डजंट साउंड राइट। ऐसा है कि जो हमारे देसी केचुए हैं वो तो ये कोई भी कंपनी जो है वो प्रोसेस करने दे पाई। क्यों? थोड़ा दिक्कत होता है उसको पालने में। वो हमारे अपने बच्चे हैं ना, लाडीले हैं, थोड़ा उसको लिए केयर ज़्यादा करना पड़ता है। तो
जहाँ तक मेरा यही रिक्वेस्ट रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ तक हो सके आप देसी केचुए का इस्तेमाल कीजिए। जो बाहर के केचुए जो आते हैं उसमें भी मोस्टली आइसिनिया फेटिटा को इजीली आप जो है प्रोसेस कर कर आप पार्सल में दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। और वो अक्सर लोग जो है बाहर बसी से यहाँ कैसे ला के दे ब्रिंग इट एज वो ककुन स्टेज जो होता है ना, अगर आप केचुए लेके आएंगे फॉरेन से जो स्मगल हुए उस जमाने में हिंदुस्तान के अंदर, स्पेशली यूड्रलस वगैरह, अगर केचुआ लेके आएंगे तो वो जो स्कैनिंग में जो है आपको दिख जाएगा कुछ मूवमेंट वगैरह, तो लाइव एनिमल इज नॉट परमिटेड। तो वो लोग क्या करते थे, ककुन्स लेके आ जाते थे, लाकर यहाँ पे उसको हैच करके उसको मल्टीप्लाई कर लिए थे। जहाँ तक नेटिव कल्चर हैं वो आपस में वो अच्छे हैं, और आप जितना भी वर्मी कंपोस्ट डाल लो, आप बना लो, बेच लो, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं, लेकिन जब तक अपनी मिट्टी के केचुए अपनी मिट्टी में नहीं आएंगे वो मिट्टी सेहतमंद नहीं होती। अच्छा, तो मानो सर मैंने ये वर्मी कंपोस्ट बिन बना लिया अपने खेत में, वहाँ पे बाहर के केचुए हैं, वो केचुए से जो मिट्टी आता है फिर मैं अपने खेत में जाके डालता हूँ, फिर क्या वो मिट्टी डालने से मेरे देसी केचुए वापस आएंगे मिट्टी में नेचुरली? वो मिट्टी में नहीं आएंगे, लेकिन वो जाते जाते जो होता है वो मिट्टी में कार्बन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे, माइक्रो आर्थ्रोपोड्स बढ़ेंगे, फिर वहाँ का बायोमास को वो डिकम्पोज करने लगेंगे, तो वो खाने के लिए हमारे केचुए आएंगे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा प्रोसेस अलग हो जाता है, प्रोसेस अलग हो जाता है, कार्बन पहले बढ़ा रहे हैं, बढ़ाए हम लोग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, यानी मतलब फ्यूचर, यानी ग्रेजुअल आप स्टार्ट करते हैं, आप करते समय कुछ भी चाहिए, आपको एक अच्छा ऑर्गेनिक मैटर चाहिए, गाय की खाद भी चल सकती है, गाय की खाद है, पंचकाव्य है, वगैरह वगैरह भी देते हैं। वर्मी कंपोस्ट में प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो पसंद करते हैं। वर्मी वॉश में भी ज़्यादा हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है प्लांट को अच्छा ग्रो उगाते हैं, सब करते रहेंगे, वो उसी समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। उसमें ट्राइकोडर्मा विरिडा है, उसमें बहुत सारे आल्गे हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सल्फर बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सॉल्युबल बैक्टीरिया है, वो ये तमाम चीज़ें बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ये बढ़ने लगे तो मिट्टी ग्रेजुअली सेहत बढ़ती जाती है, तो फिर वो कीटाणु आने लगते हैं, वो कतरने लगते हैं, वो बायोमास बढ़ने लगता है, फिर एक दो बारिश होते हैं, फिर वो कहीं से हमारे लोकल अर्थवर्म्स आने लगते हैं, तो फिर से वो आएगा। ये तकरीबन आपको 1 साल में हो सकता है, 5 साल में हो सकता है, या 10 साल में हो सकता है, तो द होल इकोसिस्टम डेवलप्स। सर मैं वापस एक आपकी कहानी पे आना चाहता हूँ। आपने बताया कि जब आपने स्टार्ट किया था तब आपने एक पेटेंट डेवलप किया, फिर उस पेटेंट को आप लोग तक खोल दिए पूरी तरीके से, राइट? इस कहानी को कंटिन्यू करते करते मैं जानना चाहता हूँ वो पेटेंट और डिस्कवरी क्या था, और पिछला जो आपका 20-30 साल का काम रहा है केचुए के संबंध में रहा है, बट इस केचुए के संबंध में मतलब क्या क्या डिटेल में आप काम किए हैं, क्या क्या डिस्कवरी किए हैं, वो थोड़ा मैं आपका एक्सपीरियंस को और डीप डाइव करना चाह रहा हूँ। कहाँ पे शुरू करें? एक्चुअली जो है खाद को जो है पेटेंट नहीं कर सकते, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। तो एक जो सेटअप जो डेवलप करते हैं उसको पेटेंट कर सकते हैं। अच्छा, क्या होता है ये तो सेटअप? यूनिट की तरह, यानी मतलब उसमें यूनिट कैसा बनता है, कितना उसमें ठेले देते हैं, रेत देते हैं, खाद कितना देना चाहिए, केचुआ देना चाहिए, टर्निंग ओवर कैसे करते हैं, ये प्रोसेस को जो है हम लोग पेटेंट कर सकते हैं। तो उसको मैंने फर्स्ट 92 में पेटेंट किया था, तो 91 में पेटेंट किया, 92 में रिलीज किया। तो ये एक तरफ चलता रहा, तो केचुओं की बिहेवियर स्टडी करने लगे हम लोग, तो वहीं से काम शुरू हुआ था। तो बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें देखते थे, तो एक दिन अचानक एक एक्सपेरिमेंट उसी लड़के के साथ कर रहा था, तो एक ख्वाहिश हुई बिहेवियर का एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक टी बनाया हमने, टी की तरह, यानी पाइप है ना, पाइप में बीच में जॉइंट देके, टी पाइप बीच में एक आता है पीवीसी पाइप, यहाँ से कट कर देंगे और हम लोग केचुए को रखेंगे, वो बीच में जाएगा, दोनों एंड से हम डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट देंगे, हम कहीं नीली लाइट, कहीं लाल लाइट, कभी येलो लाइट, कभी वाइट लाइट, और उसका प्रेफरेंस कौन सी लाइट को देख के जाएगा, क्योंकि ये नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं। नॉक्टर्नल एनिमल्स जो है रेड लाइट की तरफ जाते हैं। रेड लाइट, आप कोई भी जू को जाएंगे तो नाइट क्रीचर्स जहाँ रखेंगे वहाँ पे लाल बत्ती रहेगी, जो फोटोग्राफी लैब में हम लोग यूज़ करते थे उस ज़माने में,
वो उस तरीके की लाइट रहेगी। तो बस करके देखेंगे सोचे हम लोग। तो वहाँ रखते थे, फिर उस पर एक फिल्टर पेपर रखते थे, केचुए को रखते थे, लैम्पिटो मॉरिशी, और उसको मैंने पहले ट्राई किया पिन से प्रिक करने का। अरे भाई जाता नहीं था, वो लपेट के बैठ जाता था। फिर हमने डाइल्यूट अल्कोहल ट्राई किया, फिर भी लपेट जाता था। बहुत एक्सपेरिमेंट, जाता नहीं था वो अंदर। फिर बाद में हम सोचे कि माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाके उस जमाने का एक वो लैब में यूज करते थे हम लोग, वो एम्पली क्या बोलते हैं उसको लाकर इलेक्ट्रोड लगा कर उसको एक शॉक देना था। तो वो 0.2 कुछ देना था मुझे, स्टैंडर्ड्स कर दिया था। तो ऐसा करता था, ये हाथ यहाँ रहता था, इलेक्ट्रोड ये हाथ में रहता था। मेरे स्टूडेंट को कहता था कि लाइट ऑफ, तो लाल बत्ती आ जाती थी। लाल बत्ती आने के बाद इसको ऑन करके मैं शॉक देता था। ये एक बार उसने लाइट ऑफ किया और अचानक मैं वो 0.2 का वो 2 में कुछ चला गया, ज्यादा चला गया। इसको शॉक एकदम लग गया और ये वो पाइप के अंदर गया, तो पूरी पाइप हरी रोशनी से सगने लगा। वो स्पीशीज बायोल्यूमिनेसेंट थी। ये आजकल इसका टूरिज्म भी करते हैं, इसी का होता है क्या? वो समुद्र किनारे का समंदर के टूरिज्म। किनारे, yes. ये केचवे का टूरिज्म, केचवे का जो है वी रिपोर्टेड बायोल्यूमिनेसेंस, उसके बारे में किया। फिर उसके बारे में बहुत सारी मैंने रिसर्च वगैरह किया, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कोलाबा बॉम्बे में है, वहाँ पे भी उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च मैंने जाके करते समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसके सीटे का स्टडी किया। फर्स्ट रिपोर्ट्स, कई सारे रिपोर्ट्स हमने बनाए। फिर किसानों के साथ हमने एक्सटेंशन वर्क स्टार्ट किया, किसानों को सिखाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सिखाए, कमाई के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, किसानों के लिए, अपने खेती के लिए। फिर करते 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 वो हम मेरे फैमिली में जो है थोड़ा वो यूनानी हिकमत चलती रही, तो उसमें इसको खरातीन कहते हैं, अर्थवर्म्स को। तो उसमें देखा तो मैं उसमें लिखे थे कि इट वाज आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। सिद्धा में भी इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, अर्थवर्म्स। तो फिर उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज करते करते हमने उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई की, वो भी हमने पब्लिश किया, और उसको प्रिपेयर करने का तरीका भी मैंने पेटेंट किया। तो वो कोलैबोरेशन हमारे जापान के साथ शुरू हुआ। फिर जापान में बहुत सारे कोलैबोरेशंस करके वो पब्लिक, वन ऑफ माय स्टूडेंट नाउ शी इज एसोसिएट प्रोफेसर देयर इटसेल्फ, वहीं पे जाके वो बस। आपने सर, मैं ये भी पढ़ रहा था कि अभी हमने 2-3 शब्द का चयन किया। सबसे पहले वर्मी वॉश बोला, उस पर भी हम आएंगे, बट आपने जो टर्म वर्मी टेक के बारे में हम बात कर रहे थे, मेरे लिए पहली बार मैं सुन रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। वर्मी टेक क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ है? एनी टेक्नोलॉजी अप्लाइंग अर्थवर्म इज वर्मी टेक। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण? इसका ब्रॉड नेम दिया मैंने, मतलब चाहे वो मिट्टी को सुधारना है, उसमें केचुए को आप इंट्रोड्यूस करो डिब्बों में रख के, या वर्मी वॉश प्रोड्यूस करो, या वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करो, कुछ भी करो, उसको अर्थवर्म टेक्नोलॉजी, वर्मस के नाम से आता है। वर्मस का मतलब वर्म होता है, टेक्नोलॉजी, तो वर्मी टेक का टर्म मैंने कॉइन किया था। इंटरेस्टिंग। एंड ये जो वर्मी वॉश शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है? अगर किसानों को समझाना है बेसिक से लेकर, वर्मी कंपोस्टिंग हम ये समझ गए कि धरती माँ कैसे वर्म्स प्रोड्यूस करती है, फिर हम समझ गए कि देसी और फॉरेन क्या है, अब हम वर्मी कंपोस्टिंग भी समझ गए। वर्मी वॉश कहाँ से शुरू करें सर? ये एक्चुअली एक बार मुझे एक दोस्त मेरे वेंकटरमणी थे, उनके साथ गया था मैं। तो एक वहाँ के एक मित्र, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने इसके बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे, तो मैं आकर जो है उसको डिज़ाइन किया। दूसरा ये डिज़ाइन ऐसा था कि एक डब्बा बनाते हैं हम लोग, जैसा कि अगर फर्ज करो कि ये है एक बैरल है या बाल्टी है, कुछ भी है, तो इसमें नीचे से एक थोड़ी गैप देकर एक छेद बनाते हैं, और छेद बनाकर इसमें से एक पाइप लगा देते हैं। अब इसके अंदर ठेले डालते हैं, ये जो रोड डालते हैं ठेले, इस तरीके के ठेले, वो इस छेद से ऊपर तक आना चाहिए। ठेले बोले तो ये पत्थर, अच्छा, ये रोड डालते हैं ना, ब्लैक स्टोन्स, वो वाले। अब उसके ऊपर थोड़ी सी रेत, मोटी वाली रेत, फिर मिट्टी, फिर उसमें जो है देसी केचुए, हम लोग जब शुरू किए थे देसी केचुए, और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा गोबर और घास फूस डालते। इस पाइप को खुला ही रखते थे। डेली हम लोग पानी का छींटा देते, यहाँ से पानी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता था। 15 दिन के बाद
इस पाइप को बंद कर देते हैं। अगर पाइप इसका साइज आपको जो है 100 लीटर का है एक कैन, तो 5 लीटर पानी ऊपर टंगवा देते थे एक ऐसे एक बर्तन में या प्लास्टिक की बोतल में कुछ, और उसमें छोटे छोटे छेद दे देते थे ताकि पानी ड्रिप हो स्लोली। तो पानी इसमें खतरे खतरे गिरता था। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म धोते हुए जो मिट्टी के सुरंग बनाते थे वो केचुए वो सुरंग से पानी लेते हुए नीचे आ जाता था। पाइप खोलते थे तो जो एक्स्ट्रा पानी दिए थे 5 लीटर वो आ जाता था। उसको डाइल्यूट करके स्प्रे करते थे, तो पौधे बहुत अच्छा ग्रो होने लगे। तो वर्मी वॉश, ये वर्मी वॉश समझ गया। तो सिंपल शब्दों में मतलब एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म है जो पूरे इससे लिक्विड फर्टिलाइजर, पूरा लिक्विड फर्टिलाइजर बेहतरीन रिजल्ट्स देने लगा। लेकिन आजकल क्योंकि विदेशी केचुए का वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं लोग, तो वो जो पानी बाहर आता है उसी को लेकर वो लोग वर्मी वॉश कह देते हैं। बट अगर वर्मी वॉश होना है तो देसी केचुए का होना चाहिए। देसी केचुए से अच्छा आया था रिजल्ट्स। तो अभी किसान को अगर यूज करना लेकिन है, इसका भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, तो लोग उसका भी बिजनेस कर रहे हैं वर्मी वॉश का। वही तो वर्मी वॉश वर्मी कंपोस्टिंग जो मैं देखा हूँ समझा हूँ, एक प्रकार से कमर्शियल बिजनेस बन चुका है। 95 में स्टार्ट किया था मैं वर्मी वॉश। अच्छा, अभी किसान को अगर इस्तेमाल करना है तो क्या वो मार्केट से खरीदे, क्या वो खुद बना सकता है? जहाँ तक हो सके मेरी यही गुजारिश है किसान भाई को कि आप कोई चीज़ आप खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वर्मी वॉश आप खुद बना सकते हैं। एक डिब्बे में आप थोड़ा सा ठंडा हुआ गोबर डाल दो, ऊपर केचुए डाल दो, ऊपर थोड़ा सा पानी दो, नीचे से जो पानी आएगा उसको लेके आप स्प्रे करते रहो, बस तो ये बन गया वर्मी बन वॉश। गया वर्मी वॉश। फिर से बताइए उसमें, जैसे आपने ये बताया ये तो काफी डिटेल था। किसान नीचे वो पत्थर देने से फिल्टर बन जाता है। तो गोबर का पानी बाहर नहीं आएगा, फिल्टर बन के बाहर आएगा पानी। समझ गया। तो नीचे पत्थर, ऊपर गोबर, एंड ऊपर उसके केचुए, देसी केचुए, देसी या उनके अभी तो देसी नहीं मिल रहे इनके पास, तो वो भी देसी केचुए भी इस्तेमाल कर सकते। और जो लिक्विड उसका निकलेगा, उसको डाइल्यूट करना है। कैसे, कितना पानी? यूजुअली 10%। अच्छा, 10% ये लिक्विड होना चाहिए, बाकी पूरा पानी यानी 10 लीटर वर्मी वॉश को 90 लीटर पानी, या 1 लीटर वर्मी वॉश को 9 लीटर पानी। समझ गया। और इसको सीधा जाके मैं फसल पे स्प्रे कर सकता हूँ? मिट्टी में भी दे दो डायरेक्ट। अच्छा, तो इससे क्या क्या होता है? बेहतरीन होता है। इसमें प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर सब्सटेंसेस IAA की तरह, हमने इंडोलास्टिक एसिड की तरह सब्सटेंसेस इसमें सारे एनालाइज किए हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं किसी भी फसल के लिए? किसी भी फसल के लिए। इसी तरीके से कोई भी फल है, यानी सब्जी, यानी मतलब पपाई है और केला है, बहुत पक गए, खाने के लिए मन नहीं करता है, पक गया है एकदम, तो एक शीशा ले लीजिए जिसमें आपका हाथ भी जा सकता है। उसमें ये केला या पपाई वगैरह डाल दो, डालकर हाथ से अच्छा मत दो। तो अगर आपके पास एक 200 ग्राम का है ये पूरा, तो 200 ग्राम गुड़ उसमें डाल दो, अच्छा मत दो। मत के एक 2.5 लीटर 3 लीटर पानी डालकर, प्लास्टिक की बैग रहना चाहिए, प्लास्टिक की बोतल, और शीशा बंद कर दो। रोज सुबह उसको थोड़ा सा हिला के रख दो, शीशा फूलने लगेगा। इसीलिए प्लास्टिक का शीशा, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस, फूलने लगेगा। अगर ज़्यादा फूल रहा है तो थोड़ा सा ओपन करके फिर क्लोज कर दो, खुला मत रखना। खुला रखने से ये मक्खी जाएगी और फिर मैगट्स आ जाएंगे, सफ़ेद सफ़ेद कीड़े आ जाएंगे अंदर, इसलिए मूझ के रखना है। 30-40 दिन में आप जैसे खोलेंगे तो अंदर से शराब की बू आएगी, अल्कोहल। उसको आप डिकैंट कीजिए, 10% स्प्रे कीजिए, एक्सेलेंट फर्टिलाइजर। मिट्टी में डायरेक्ट स्प्रे? मिट्टी पे, पौधों पे सब स्प्रे कर सकते हैं सर। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बोल रहे हैं ये सारे नेचुरल फर्टिलाइजर हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर। बट मानो केला एक प्रकार का न्यूट्रिएंट शायद देगा, जैसे पोटेशियम। 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 हाँ, तो मैं केवल दिन भर पोटेशियम डालता रहूँ, वो भी शायद सही नहीं है ना सर? मुझे बाकी फल का भी मिक्स करना। बाकी के एलिमेंट्स भी रहते हैं, बट केले में मोस्टली पोटेशियम रहता है। हाँ, तो बट ये तो फर्मेंट हो गया ऑलरेडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ गया। राइट। इसी तरह से फिश, जो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, जो बंगाल वगैरह के किसान भाई हैं, कोई भी हैं, बहन हैं, तो वो फिश खाने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, मछली के दुम का हिसाब, गिल्स वगैरह, वो तमाम चीज़ें भी ऐसा प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको फिश अमाइनो कहते हैं। अच्छा। इट्स ऑल्सो एक्सेलेंट फर्टिलाइजर। सेम प्रोसेस। और ये आजकल तो टेरेस गार्डन का बहुत शुरू हुआ है, घरों में लगना शुरू करें। अब वो लोग बाहर से लेकर के केमिकल डालने के बेहतर केला खाने के बाद
केले का जो छिलका होता है उसको बॉटल में डाल दो, 2-3 केले के छिलके डाल दो, पानी डाल दो, 3 दिन रख दो उसको, पानी निकालो, डाइल्यूट करो, स्प्रे करो, आपके घर पे हाइबिस्कस, गुलाब सब ब्यूटीफुल ग्रो हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। और अंडे के छिलके आजकल हर जगह ऑमलेट चलता है, ऑमलेट का वो जो शेल होता है उसको चूर चूर कर दो और थोड़ा सा रोस्ट, हल्का सा रोस्ट कर देना, क्योंकि उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, वो गीलापन होता है, उसमें से बदबू आ जाएगी। हल्का सा रोस्ट करो, येलो कलर के हो जाएंगे शेल्स, वो ये सूख जाएगा, उसको एक बॉटल में डालो। सपोजिंग बॉटल में आपके शेल्स 1 इंच तक आए, उसमें आपका विनेगर, ऑर्डिनरी विनेगर, वाइट विनेगर, वो डालना है। विनेगर तो अचार के लिए हर घर में इस्तेमाल होता है, तो वो डाल लीजिए। अगर ये 1 इंच है, उसके ऊपर 1 इंच खड़ना चाहिए विनेगर। आप डाल के 2 मिनट में बुड़बुड़ बबल स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको विनेगर, एसिटिक एसिड और शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट, आपको 2 दिन में इसके सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाएंगे। आप पानी में घोल के स्प्रे कीजिए, फर्टिलाइजर रेडी। ये सब बिना किसी केचुए के? बिना किसी केचुए के। अगर कोई कहते हैं कि अब मेरे घर पे केचुए नहीं चाहिए भाई, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बाग रखना है, वो तमाम लोग ये भी कर सकते हैं। ये देने से, ऐसी चीजें देने से ऑटोमेटिक देसी केचुए वहीं आ जाएंगे, वो काम कर लेंगे। इंटरेस्टिंग। एक सवाल है सर, ये जो हम लोग अभी फर्टिलाइजर मार्केट में देखते हैं, उन सब के कोई रेशियो होते हैं? हाँ, कि नाइट्रोजन टू ये अच्छा फॉस्फोरस टू सवाल है। पोटैश, हाँ, या 17-17-17। अब जब मैं ये नेचर से बना रहा हूँ, तो इसमें कोई रेशियो एज सच पता नहीं होता है हमें कितना क्या है, तब मैं दोनों को कैसे कंपेयर करूँ? ये केमिकल लॉबी ऐसे ही आर्ग्यू करेगा हमारे पास, कहती है कि हमें वी नो व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस, लेकिन कोई भी खाद आप ले लेंगे तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश की तुलना में बहुत कम रहेगा। नाइट्रोजन आपको 0.8 से 1.5%, 2% तक ही रहेगा। फॉस्फेट 0.6 to 0.8, मैक्सिमम 1% नेचुरल वाले में? नेचुरल में। और पोटैश 0.4, 0.6 ही रहेगा। पर सिर्फ ये न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, उसमें जो है बहुत सारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर सब्सटेंसेस और माइक्रोबियल ये रहते हैं कंसोर्शियम, ये जो है मिट्टी में जाकर खाद बना कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम माँ की ख्याल करते हैं, पौधों की ख्याल नहीं करते, और धरती माँ की हम ख्याल करते हैं, धरती माँ पौधे की ख्याल करती है। समझ गया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। एट द सेम टाइम अब दूसरा क्या कहते हैं कि भाई कीड़ा ना आगे, मुझे पेस्टिसाइड मारना ही पड़ता है, ये सवाल आएगा। यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, हर गांव में एक बहुत अच्छा प्रोफेसर रहता है, हर गांव में रहता है प्रोफेसर गोट, बकरी। बकरी की तरह एक इंटेलिजेंट प्रोफेसर कोई नहीं। बकरी हर पौधा खाती है, चंद पौधे बकरी नहीं खाएगी। जो पौधे बकरी नहीं खाती है, वो पौधे के पत्ते आप निकाल कर 4-5 वैरायटी के पानी में डाल दो, 15 दिन उसमें भिगने दो, वो पानी को निकालो, 1 लीटर वो पानी, 1 लीटर गौमूत्र, 8 लीटर सादा पानी, आपका पेस्ट रिपेलेंट रेडी। बट बकरी सारे फसल और सारे फार्म के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा ना सर? हर गांव में कहीं ना कहीं रहेंगे ना, आपके फार्म में नहीं चाहिए, आपके बस्ती में तो रहेंगे। तो यानी मतलब एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ, वो जानकारी भी हो सकती है कि कौन सी फसल को बकरी नहीं खाती, कौन से पौधों को। जैसे कि वो पौधा है आड़ा तोड़ा, जिसका नाम आड़ा तोड़ा वासिका है पूरा नाम, और वो नाम तमिल से आता है। वो प्लांट का नाम आड़ा तोड़ा जो है, आड़ तोड़ा दे, यानी मतलब बकरी नहीं छूती। तो उस तरीके के पौधों में ये तमाम चीजें रहती हैं। सर अभी जो लोग, मतलब हम इंसानों का बात करते हैं, इंसानों में भी इतने सारे हमारे आज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, कमी है, कहीं ना कहीं हम धरती माँ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो शायद हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है, फिर उसे हम सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं। एक प्रकार से बाय लॉजिक आप देखो, जो फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़मीन के लिए सप्लीमेंट ही है, क्योंकि मेरे धरती माँ का तबीयत ख़राब है। तो अगर कहीं कहीं जहाँ धरती माँ कमज़ोर है वहाँ मैं सप्लीमेंट दूँ फर्टिलाइज़र के रूप में, तो उसमें क्या गलत है? जितना उसको चाहिए, ये फर्टिलाइज़र लॉबी या फिर किसी किसान का डिफेंस हो सकता है। किसान सोच रहा होगा ओवरनाइट तो मैं बंजर ज़मीन में सारी चीज़ नहीं है, तो क्या मैं थोड़ा बैलेंस करते करते बैलेंस फर्टिलाइज़र भी देते रहूँ, ये भी करते रहूँ? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? भाई जैसे पहले कहा, मैं कोई टेक्नोलॉजी का नेगेटिव नहीं बात करता, लेकिन
जो भी इंसान के सोच से जो करते हैं वो एंथ्रोपोजेनेटिक होता है, इकोजेनेटिक नहीं होता। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उसमें, जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि घर पे रोज दाल बनती है, 4 लोग घर पे हैं, रोज दाल बनती है, माँ दाल बनाती है फॉर एग्जाम्पल। अगर माँ दाल बनाते समय नमक जब डालती है, माँ का हाथ पकड़ लो, वो नमक ले लो, पहले दिन का नमक आप वेई कीजिए, सपोजिंग 1.2 ग्राम्स था। सेकेंड डे ऐसा ही ट्राई करना, क्या वो एग्जैक्टली 1.2 रहेगा? नहीं रहेगा, 1.25 रहेगा, कभी 1.15 रहेगा, कभी 1.4 रहेगा, 1.35 रहेगा। सारी दाल अपने मजे से खा लेते हैं। एक दिन माँ को कहते हैं, माँ आपने नमक डालना भूल गए क्या? माँ बोलती नहीं, मैं नमक डाली थी बेटा, लेकिन उन्होंने 1.1 डाला। दैट इज ए लिमिटिंग फैक्टर। मिनिमम चाहिए, मिनिमम से कम रहने से कुछ नहीं चलता है। एक दिन कहते हैं, माँ क्या नमक ऊंचा हो गया, बहुत हो गया। उस दिन माँ ने गलती से 1.5 डाल दिया। 1.45 तक आपके लिए ठीक था, 1.5 नमक ऊंचा हो जाता है। इसी तरीके से मिट्टी में हर इकोसिस्टम में होता है। आपके केमिकल जो देते हैं आप अपने सोच से बनाते हैं, लेकिन जब खाद देते हैं तो नेचुरली ऑल द प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पौधा जब लेता है तो उसको जरूरी नहीं कि जो आपके मन में है वो उसको चाहिए। पौधे को कभी कभी लिमिटिंग फैक्टर्स के मटेरियल्स होना पड़ता है, वो आपको ऑर्गेनिक मैटर से मिलते हैं। बट जैसे आज जो बीज बनाते हैं, फसल के फॉर्मूला होते हैं कि इस बीज के लिए, इस फसल के लिए, इस कंडीशन के हिसाब से इसको इतना चाहिए, और फिर मैं वो पूरा एक प्रोग्राम बना के फसल को उतना दे रहा हूँ, तो वो मैच नहीं करता क्या? वो कॉर्पोरेटिव सिस्टम है। जैसा कि आप ये ड्रिंक पीजिए तो आपका बच्चा ऊंचा हो जाएगा, होता है क्या? पौधा भी ऐसा ही। इंटरेस्टिंग। आपको लगता है सर मिट्टी के ज़मीन आपको लगता है कि मिट्टी के हेल्थ में और हमारे हेल्थ में कोरिलेशन है, और अगर है तो आप कैसे समझाएंगे एज ए टीचर लोग को ये? मिट्टी की सेहत, ह्यूमन हेल्थ इज सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ इज ह्यूमन हेल्थ। मिट्टी की सेहत बढ़ाने से ही हर पौधे की हेल्थ बढ़ेगी, पौधे की हेल्थ बढ़ने से हमारी हेल्थ बढ़ती है। मेरी लाइफ के रिसर्च का प्रिंसिपल ही वही है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं केचुए के जरिए से काम करता रहूंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो केचुआ मेरे जरिए से काम करेगा। यानी मतलब हर चीज जो है इंटर रिलेटेड होता है। सेहत जो होती है पौधे से शुरू होती है, और पौधा कहाँ से शुरू होता है? 2 चीजों से शुरू होता है। एक जो है मिट्टी उसकी माँ है, दूसरी जो है सूरज की किरणों के बगैर पौधा बढ़ नहीं सकता। तो पानी, इसीलिए हम लोग जो है ये तीनों को जो है बेसिक इन इंडियन ट्रेडिशन, हम लोग जो है तमिल में तो बहुत अच्छा हो कहते हो, नीर निलम काटर। इसी तरह हवा, यानी वायु, मिट्टी और पानी, ये तीनों चीज जो है हर 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 कल्चर में जो है, स्पेशली ईस्टर्न कल्चर्स में इज्जत किया गया है। पंजाब में जो मुझे कहा गया कि उनके गुरुजी ये तीनों को जो है बहुत अहमियत दिए गए हैं। तो ये तीनों चीज के मिलने से ही बनती है सेहत। ये रियलाइज करने में मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत दिन हो गए, अभी भी हुआ नहीं है रिलेशन। अभी वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट लेके आए। अच्छा। वन हेल्थ, यूनाइटेड नेशंस का वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। अब वन हेल्थ ये होगा कि इकोसिस्टम हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ऑल हेल्थ सिस्टम्स पुट टुगेदर। हमारी ऐसी बेवकूफ़ी ना, चंद साल पहले यूनाइटेड नेशंस का एक थीम आया था, मैन एंड द बायोस्फीयर। मैंने कहा क्या हुआ? मैन इन द बायोस्फीयर, हाउ कैन मैन एंड द बायोस्फीयर हो सकता है? वी आर नॉट, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सेपरेट, वी आर पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की जब बात आते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म, हर इकोसिस्टम, हर चीज में मिला हुआ है। यानी हमारे वो सोचने का मादा हम भूल गए। जैसे कि मैं आपको एक सवाल करता हूँ, कौन ज्यादा खाएगा? हाथी ज्यादा खाएगा या कुत्ता ज्यादा खाएगा? हाथी ज्यादा खाएगा। हाथी का वेट ऑलमोस्ट 5 टन होता है, 5000 किलो। कुत्ते का वेट 20 किलो होता है। इजी कैलकुलेशन के लिए बोलो, हाथी को जो है आप अगर हरियाली देना चाहते हैं तो 50 किलो दे सकते हैं एक रोज को,
क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वेट कम होता है। हम्म, कुत्ते को मैक्सिमम अगर मैं गोश्त दे सकूं तो 1 किलो दे सकूंगा। 5,000 किलो हाथी 50 किलो चावल खाता है या घास खाता है। 20 किलो का बकरा 1 किलो गोश्त खाता है। अब कोई भी हकीम के पास, डॉक्टर के पास जाओ, आपका वेट पहले देखता है। वेट क्यों देखता है? आपको रिकमेंड करने के लिए कितनी दवा खाना चाहिए, कितना ग़िज़ा खाना चाहिए। 5,000 केजी 50 खा रहा है, तो हाथी का 1 केजी कितना खाता है? 10 5,000 ग्राम खाता है। 10 ग्राम खाता है। कुत्ता 50 ग्राम खाता है, तो कौन ज्यादा खाया? कुत्ता ज्यादा खाया। कुत्ता क्यों हाथी से ज्यादा खाना है? बेसिक इकोलॉजी। क्योंकि ये जो सूरज की किरणें वो हरियाली पे जाते हैं, और हरियाली जो बनाता है ग़िज़ा, वो डायरेक्ट हाथी खाता है। लेकिन कुत्ता किसी और जानवर का मांस खाता है, और वो जानवर वो खाता है, तो उसको ज्यादा खाने से ही उतनी एनर्जी मिलती है। इसीलिए एशिया में वी आर ऑल प्लांट डिपेंडेंट। यहाँ का नॉन वेजिटेरियन नहीं है। आप किसी भी एक होटल में जाकर आप नॉन वेजिटेरियन मील ऑर्डर कीजिए, तो थाली में आपको चावल रहेगा प्लांट बेस्ड, रोटी पूरी सब्जी कुछ रहे, रोटी पूरी या चपाती रहेगी प्लांट बेस्ड, सब्जी के 2 कटोरे रहेंगे, आपका दाल वगैरह सब प्लांट बेस्ड, छोटे कटोरे में 2 पीस मांस रहेगा, और उसको नॉन वेज कहते हैं हम लोग। तो हमारा नॉन वेज इज नॉट नॉन वेज। आवर प्रेडोमिनेंट फूड हैबिट इज प्लांट बेस्ड डाइट। एनर्जी फ्लो पैटर्न इन इंडिया इज प्लांट बेस्ड डाइट। एक मिसाल के तौर पे अगर कोई बुरा नहीं मानता है, तो एक बाघ, टाइगर, एक हिरन को खाया तो दूसरे हिरन को नहीं मारता है, पेट बस उसका। It doesn't kill for the sake of pleasure. It kills only for the sake of food. एक बाघ अगर एक हिरन को 1 हफ्ते के लिए खा रहा है, 1 वीक के लिए, तो उसको 52 डेज चाहिए पर ईयर। अभी एक बाघ को अगर 52 डेज चाहिए पर ईयर, उस फॉरेस्ट में 520 डेज रहना चाहिए हिरन, यूजुअली इकोलॉजी टू द टाइप ऑफ 10। अगर 520 हिरन वहां रहना है, तो 5,200 एकड़ जमीन अच्छी रहना चाहिए, जिसमें अच्छी मिट्टी रहना चाहिए, उस मिट्टी में अच्छे घास उगना चाहिए जो हिरन खाएगा। मैं मिट्टी का ख्याल नहीं करूंगा, मैं घास का ख्याल नहीं करूंगा, मैं हरियाली का ख्याल नहीं करूंगा, मैं प्रोजेक्ट टाइगर करूंगा। हो सकता है यही हालत इंसान के साथ हुई। मैं मिट्टी का ख्याल नहीं करूंगा, मैं पौधों का ख्याल नहीं करूंगा, मैं धान गेहूं का ख्याल नहीं करूंगा, लेकिन बच्चों की सेहत के लिए आयरन मैं चावल में मिला के खिलाऊंगा। बायोफोर्टिफिकेशन नहीं होगा। उसमें आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते। और उसमें जो स्टडीज बताते हैं कि इतने सारे बच्चे का इतना ज्यादा सेहत और आयरन लेवल्स बचा दिया। ऑर्डरी वो स्मॉल सैंपल्स ले सकते हैं आप, डेटा बता सकते हैं, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जो है रीसेंट स्टडीज जो की है, IIT खड़गपुर ने उसमें किया था, उसमें ये पता चला कि ये जो लाखों टन जो बनाया गया है चावल, उसको स्टोरेज में जो है वो आयरन कंटेंट फिर डिप्लीट हो गया। तो उन्होंने वो स्कीम को विड्रॉ सस्पेंड किया हुआ है। अभी चल नहीं रही। अभी चलेगा नहीं। तो हर चीज में कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए, चाहे BT टेक्नोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप बायोफोर्टिफिकेशन, कोई भी टेक्नोलॉजी एक चाकू की तरह होती है। चाकू से आप आलू छिल सकते हैं या किसी का जान ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी हम कहाँ अप्लाई करते हैं वो बुरा हो सकता है। उदाहरण सर, एक उदाहरण दीजिए कि टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग क्या होता है और टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग क्या होता है। BT, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है। बेहतरीन इस्तेमाल इंसुलिन प्रोडक्शन। उस जमाने में जानवर के पैंक्रियास से निकालते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, उसको जो है जेनेटिक मॉडिफाई इसमें लेके आके सिंथेसिस करके नाउ दे आर प्रिपेयरिंग इंसुलिन। गलत इस्तेमाल, हमारे पास इतनी बायोडाइवर्सिटी है,
लेकिन हम कपस में लेके आए, बैगन में लाना चाहते हैं, मस्टर्ड में लाना चाहते हैं, हर चीज़ में लाना चाहते हैं। हमारे पास जब इतने वैरायटी हैं, फॉर एग्जांपल बैगन का इस्तेमाल करनी है, एक वैरायटी ऑफ बैगन फॉर द होल कंट्री, जब हमारे देश में 60 से ज़्यादा वैरायटी ऑफ बैगन हमारे पास पाए जाते हैं, तो हमारे लिए क्यों ये एक बैगन चाहिए? लोग बोलते हैं कि इसमें कीड़ा नहीं आएगा। आने दो ना कीड़े, 60 वैरायटी हैं, उसमें क्या 60 में भी आता है आपको कीड़ा? तो ऐसा होता है कि जैसे मैंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया हूँ, तो आई एम एंटाइटल्ड फॉर पेटेंट ऑन दैट लाइफ। तो वो बीज मेरे कंट्रोल में आती है, फिर मैं ही बेचता हूँ पूरे। मैं ही बेच सकता हूँ, किसान बेच नहीं सकता। इंटरेस्टिंग। तो ये पैरामीटर्स आके कॉर्पोरेटाइजेशन आ जाता है। हाँ सर, आप कहते हैं कि नौजवानों को, भारत के नौजवानों को खेती में आना चाहिए। एक नौजवान होने के नाते मैं खेती में ज़रूर आना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आना चाहेंगे, बट जैसे हम सब जानते हैं कि गांव सब में लोग कहते हैं किसान का बेटा किसान नहीं बने, राइट? कई हद तक ये नैरेटिव हम बदलने का प्रयास कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से भी। बट फिर एक चीज़ आ जाता है कि आपको इकोनॉमिक्स बैलेंस करना है, साथ साथ इकोलॉजी करना है। नौजवान के रूप में अक्सर सोसाइटी उन लोगों को सक्सेसफुल मानता है जो लोग अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। सही बात है। एंड पैसा कमाने में कोई बुरी बात नहीं है सर, मतलब पैसा कमाना चाहिए एज लॉन्ग एज आप सही प्रकार से कमा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ गुड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। बट यदि यंगस्टर तभी आएगा जब उसको लगे कि ये जैविक खेती या खेती में मुझे पैसा मिलने का मौका भी मिलेगा, मैं सही काम करूँगा, तो क्या आपके अनुसार ये मौका उनको मिल सकता है, और यदि मिल सकता है तो कहाँ पर? आपने बातों में इकोनॉमी की बात लेके आ गए। ये जो शब्द है ना, ECO, एको, ये शब्द जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ग्रीक लैंग्वेज में इसको जो है OIKOS कहते हैं। गलती से हमारे अक्सर लोग उसको आइकॉस प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ग्रीक में जो है उसको एको कहते हैं, और इसका मतलब होता है OIKOS का मतलब मकान होता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में मकान जो है हमारा कंप्लीट अर्थ, भूमि, राइट? अगर मैं भूमि के बारे में पढ़ूंगा, एको के बारे में, तो वो इकोलॉजी बन जाता है। अगर मेरी भूमि को मैं पैसों की तुलना में देखूंगा, तो वो इकोनॉमी बन जाता है। सही क्या गलत क्या? नॉमी इज नंबर्स। अब अचानक दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़े में मरता है इकोलॉजी। सही बात, क्योंकि इकोनॉमी के लिए वर्क करना है। मेरा ये है कि गुजारिश ये नहीं कि हर जवान लड़का जो है वो किसान बन जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी जो जड़ें थी, जैसे कि गांधी जी ने कहा था कि माय कंट्री लिव्स इन विलेजेस, तो वो जो इंडिपेंडेंस था वो कहीं हम खो गए। हमारे जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो तैयार हुए थे, ये सिर्फ आउटपुट पे ही ध्यान देने लग गए। यानी मतलब कितना हार्वेस्ट हुआ है, कितना अनाज हुआ है, देश में पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इनके लिए हमारे पास अनाज है या नहीं है। अगर इन यूनिवर्सिटीज को हम नाम बदलाकर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यूनिवर्सिटीज बन गए, तो सिर्फ अनाज नहीं, किसान के उनका ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट, वो भी अगर साथ में हम लोग लेके आएंगे कि हर गांव में उनको वही फैसिलिटी मिली जो सेहत के लिए, हेल्थ सेक्टर, एंटरटेनमेंट सेक्टर, वो भी इंसान हैं, उनके लिए जो जो चाहिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तमाम चीज़ें अगर हम प्रोवाइड करने लगेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग वहाँ से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल सिटी का माहौल पहले की तरह नहीं है। और दूसरा जो है, अगर कोई भी जवान लड़के, बच्चे जो यंगस्टर्स जाना चाहते हैं, उनके लिए अगर गवर्नमेंट से अच्छे ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस बन गए, जो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोशिश कीजिए, वी विल गिव यू स्टार्टअप फंड्स, वी विल सी टू इट दैट यू आर एबल टू ग्रो। अगर ऐसे कुछ संस्थाएं तैयार हो गए, तो उम्मीद है मुझे, क्योंकि आजकल बहुत सारे नौजवान जो IT सेक्टर से, जहाँ तमिलनाडु का हद तक है, वो बहुत सारे लड़कों को देख रहा हूँ मैं, जो नए किसान जो बनते हैं, वो IT सेक्टर से एकदम फेडअप होकर, वो है ना, बाहर आकर दे वांट टू डू समथिंग। वो जो आते हैं उनके पास पैसा ऑलरेडी हाथ में है, उन्होंने जमा के लेके आए। सही बात। तो वो कहते हैं कि ठीक है, 1 or 2 years or 3 years आई कैन मैनेज, बट आई नीड एटलीस्ट सम बैलेंस आफ्टर दैट। तो इनके लिए मैं यही कहता हूँ कि
किसी लीडर को फॉलो मत कीजिए। ये फार्मिंग में जो है हमारे बीच में जो है इतनी एक लीडरशिप की तरह बन गए हैं, मैं जो कहूँगा वो करना है, अगर नहीं करोगे तो यू आर नॉट माई फॉलोअर। अरे यार वो मैं किसान है, सही बाकी सब गलत। बाकी सब गलत, ये नहीं है। अब मैं हमेशा मेरे किसानों को यही कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो भी मत सुनिए। दिस इज ओनली माई आइडिया, दैट्स ऑल। यू आर द फार्मर। आप जो है सपोजिंग मैंने खाद के बारे में कहा, आपने खाद ले लिया, ठीक है, ओके। सडनली आपका और एक मित्र आया, वो बोला कि मैं बायोडायनेमिक करता हूँ, मेरे पास CPP है, कॉपैट पिट है और BD 501 बहुत अच्छा काम करता है, मैं आपको देता हूँ, वो भी ट्राई कीजिए। और एक आके कह रहा है नहीं नहीं मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, मेरे पास जीवामृत है, वो भी अच्छा काम करता है, कर लीजिए। अरे भाई मैं पर्माकल्चर का डिजाइन इस्तेमाल करता हूँ, कर लीजिए। आपकी जमीन है, आपका विजडम इस्तेमाल कीजिए, आप डेफिनेट ग्रो होंगे। आप किसी लीडर को फॉलो करेंगे और उसका थंब रूल आप फॉलो करेंगे, डेफिनेट नहीं होगा। भाई खाने के लिए हम बैठते हैं, आप और मैं, एक ही क्वांटिटी, एक ही क्वालिटी, एक ही चीज खाएंगे? जरूरी नहीं है। बुफे इतना बड़ा लगता है, क्या हर आदमी हर चीज खाता है? नहीं है, चॉइस अपनी है। तो आप मालिक हैं अपनी मिट्टी के, आप धरती के उस मिट्टी के मालिक हैं, उस किसान हैं आप डिसाइड कीजिए आपकी मिट्टी के लिए क्या क्या देने से स्वाद रहेगा, वो काम आप कीजिए, जरूर कामयाब होंगे और आगे बढ़ेंगे। बिफोर सर मैं रैप अप करूं, ऐसे कुछ आप मतलब अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं या आपके अनुभव के अनुसार कि यंगस्टर यदि कोई ज्वाइन करना चाहे तो ये चीज़ पे फोकस करे तो शायद उस ज़्यादा बेहतरीन हो पाएगा। आई नो मैं आपसे एक फ्रेमवर्क मांग रहा हूँ, थोड़ा जानबूझ के मांग रहा हूँ। नहीं, जनरल फ्रेमवर्क हाँ, तभी भी क्योंकि मैं बोला कि हमारे जैसे यंगस्टर्स को थोड़ा अगर वो दिख जाता है ना, देन हम मेहनत करेंगे। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, अगर मैं कल बोलूँ तो मेरे पीछे 100 यंगस्टर रेडी होके खेती करने के लिए बैठ जाएंगे। बहुत खुशी की बात हाँ, है। वो इन्फ्लुएंस, और मैं इन्फ्लुएंस का भी बात नहीं है, वो मैं देखा हूँ लोग को, एवरीवन वांट्स टू कम बैक। मुझे दिन भर मेल्स कॉल्स आते हैं लोग के, राइट? बहुत सारे लोग आना चाह रहे हैं, बट सबका क्वेश्चन है कहाँ से शुरू करें, क्या मौका पे जाएं? पहली बात यह है कि अगर आपके पास जमीन पहले से है तो शुरू कीजिए, नहीं जमीन लेने की आपके पास गुंजाइश है तो लीजिए, लेकिन लेते समय जमीन को देख के लीजिए कैसी है। सेकंड स्टेप, पानी वहाँ है या नहीं है, पानी कितने डेप्थ में है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पानी के बिना आपको नहीं हो सकता है। नहीं, वहाँ का बारिश का ही होता है, पानी मुझे कलेक्ट करना है तो पहले एक छोटा सा तालाब वहाँ बनाइए और वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। दूसरा, अगर आप सेल्फ रेस्पेक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर हो सकता है तो आप दो गाय जो दूध देने वाली गाय नहीं, एनीथिंग, जैसे कि गौशाला से अक्सर जो है गवर्नमेंट अगर आप गारंटी दे सकते हैं तो आप 2 गाय वहाँ से लाकर रख के पाल सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ गोबर और गौमूत्र वहाँ से, इसके लिए, राइट, नॉट फॉर दूध। ऐसा आप स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, पर्माकल्चर का डिज़ाइन पे ध्यान दीजिए। पर्माकल्चर एक अच्छा डिज़ाइन है जहाँ पे बिल मॉलिसन की टेक्नोलॉजी है। वो उनका ये है कि अगर हवा ज़्यादा आती है तो किस रास्ते से हवा आती है, वहाँ पे पेड़ लगाना है तो पेड़ के साथ शुरू कीजिए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थोड़े ट्रीज लगाइए, थोड़े प्लांट्स लगाइए, थोड़े वेजिटेबल्स लगाइए और जो है शुरू करते समय आप छोटी छोटी जगह से स्टार्ट कीजिए। हाथ आपका सफाई होना चाहिए उसमें, जैसे कि सब चीज़ डालिए, थोड़ा साग, ताकि आपको एक 15-20 दिन में कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता है। थोड़े जो है वेजिटेबल्स जैसे कि भिंडी, बैगन वगैरह, ये जो है आपको महीना 2 महीने में आपको थोड़े से सब्जी मिलने लगेंगी। मिर्ची, ऐसे टमाटर। बात जो है आपके फसल सिर्फ धान पे ही शुरू करना है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि रेवेन्यू आने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ये जो है आपको इमीडिएट स्टार्ट करके कुछ नहीं तो भी घर के लिए आपको आने लगेगा। जैसे आपका ये बढ़ने लगेगा तो आप उसका बिजनेस भी कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम ये होता है कि आप जितना भी जहर मिला लो मिट्टी में, आप कहीं भी रख के बेच सकते हैं, कोई नहीं पूछेगा। अगर आप कहेंगे कि मेरे इसमें मैंने जहर नहीं मिलाया तो सर्टिफिकेशन है क्या पूछेगा। हमारे देश में जहर खाने में कोई झिझकता नहीं है। अगर आप कहेंगे अच्छा अनाज है तो क्या प्रूफ है पूछेगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, एपेडा का है। अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ किसानों को बहुत रीजनेबल रेट्स में करते हैं। इसके अलावा PGS सिस्टम है, पार्टिसिपेटरी ग्रेडिंग सिस्टम।
जिसमें एक अच्छा किसान जो ऑर्गेनिक में किया है वो सर्टिफाई करता है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो वंस दैट इज़ ऑल ओवर देन आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से बेहतर मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में आप बेफिक्र आप जो है कुछ भी मिला लीजिए। उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी तमिलनाडु गवर्नमेंट अभी रिलीज की। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ द पॉलिसी। तो उसमें मैंने शब्द यूज़ किया है नॉन केमिकल फार्मिंग, नॉन केमिकल नॉन पॉइजनस फार्मिंग। तो चाहे आप पर्माकल्चर भी डिज़ाइन कर लीजिए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का कंपोस्ट डाल लीजिए, थोड़ा सा बायोडायनेमिक डाल लीजिए, थोड़ा जीवामृत डाल दीजिए, थोड़ा आप कुछ भी कर लीजिए। जहाँ तक हो सके आपकी खेती अगर स्वस्थ है तो वो हो गई अच्छी खेती। दैट्स इट। आई थिंक सर आपसे अगर बाकी सब तो बहुत लर्निंग है, बट एक लर्निंग जो लास्ट वीक मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं तो खैर एग्रीकल्चर में सर, आई थिंक ये मेरा 110th या 115th पॉडकास्ट होगा। मैं आपसे खाना भी बोला था, हर एक्सपर्ट का एक अलग अनुभव होता है, हर आदमी का है, बट आपने जो सबसे पहले मुझे कहा कि किसी एक का नहीं मानना है, अभी मैं भी उस फेज में पहुंच रहा हूँ, क्योंकि वी रिस्पेक्ट दूसरे लोग का ओपिनियन रिस्पेक्ट करते हैं ना हम सर, बट यू कैन रिस्पेक्ट द हाँ ओपिनियन। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ जिंदगी में डेफिनेट एक रोल मॉडल रहना चाहिए। रोल मॉडल डेफिनेट रहना चाहिए, और वो रोल मॉडल वो होता है आपके कमरे में जाके शीशे में देखिए, वो अपना रोल मॉडल है। यानी आप अपने रोल मॉडल नहीं, कोई और नहीं। दूसरों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरों को आप रेस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए आप रोल मॉडल हैं। मैं कल तक कैसा रहा, आज कैसा हूं और आगे कैसा बढ़ूंगा, ये जिंदगी में जो है इंसान को बनाता है। किसी और को देख के हमें इंसान नहीं बनना है। तो ये मैं तो एक अपने साथ आगे ले जा रहा हूँ कि मैं वो मतलब इनफॉर्मल तरीके में कहते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि सबकी सुनो बट वो करो जो अपनी आपकी। करो। हाँ मतलब मैं और थोड़ा इसको पॉलिश करके बोल रहा हूँ, सबकी सुनो करो अपनी, राइट? ये बहुत ही ज़रूरी है सर। एक मैसेज जो आप किसानों को या यंगस्टर्स को देना चाहेंगे बिफोर वी रैप दिस पॉडकास्ट? आई थिंक ऑलमोस्ट यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड गेस्ट जो इस पॉडकास्ट पे आया है। बहुत कुछ हमने सीखने का प्रयास किया, बट आई थिंक इतना डेप्थ ऑफ नॉलेज है कि सब कुछ एक बार में करना शायद पॉसिबल नहीं है। क्या आप एक मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे विद द ऑडियंस? ये एक मैसेज मुझे हमेशा जो है थोड़ा परेशान करती है आजकल। बारिश आती है, बारिश मिट्टी पे गिरती है, पानी मिट्टी पे गिरता है, तो वो पानी किसका होता है? किसको बिलोंग करता है? मिट्टी को। मिट्टी को, हाँ। अगर आप अपने मकान से एक मटका ले जाकर रखकर उसमें पानी पकड़ेंगे तो वो पानी किसका होता है? हमारा। आपका। हुआ आपका कोई मटका नहीं था, मैंने मटका आपको दिया था, अब वो पानी किसका? आपका। मैंने मटका दिया था, पकड़ा था किसने? मैंने। तो किसका हुआ? मेरा पता नहीं, अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यही हालत आजकल हो रही है। हमारे किसान अपनी जमीन, अपनी मेहनत, कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम से बहुत सारा नुकसान होने वाला है किसानों को। देखने के लिए सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन किसान अपने ही जमीन पे लेबर बन जाएगा, तो उसके लिए अच्छा नॉर्म्स बनना है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है धान पे और गेहूं पे। तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स के यही ऑर्डर्स आएंगे कि जहाँ तक हो सके वाटर इंटेंसिव क्रॉप से लो वाटर इंटेंसिव क्रॉप को शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि पानी की कमी शुरू होगी। अभी भी देख रहे हैं लोग पानी कितना नीचे जा रहा है। तो उस समय गवर्नमेंट जो है वो क्रॉप को प्रोक्योरमेंट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का काम अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, 5 ईयर प्लान नहीं 50 ईयर प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए अगर ये यंगस्टर्स अभी से वो लोग प्रपोज करके अपने आप में अगर वो एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, अच्छे एफपीओस बनेंगे, हॉनेस्ट से वर्क करेंगे, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अच्छा एक फिर से हमारा एक ग्रीन सोसाइटी बनेगा और ग्रीन लैंड बनेगा। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पास इतने मिलेट्स हैं, इतने वैरायटी के मिलेट्स हैं, जैसा कि कोडो मिलेट है, पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, जिसको ज्वार, बाजरा वगैरह वगैरह इतने सारे हैं हमारे पास। मुझे उम्मीद है, डेफिनेटली मुझे जाते जाते कहना चाहता हूँ, उम्मीद है
एक ज़माना आएगा, भारत दुनिया को खाना खिलाएगा, अनाज देगा दोबारा। दोबारा। पहले मैं सुना था कि कई हज़ारों साल पहले होता था। वो फिर से देगा, भारत देगा। और सर ये जो पानी का क्राइसिस है, अब इसके बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी समाधान आएंगे, बट क्या सॉइल का ख्याल रखना शायद इसका सबसे बड़ा। आप अगर नमक ऊंचा खाएंगे तो तुरंत आपको किस बात की ज़रूरत पड़ती है? पानी। मिट्टी की भी वही हालत। जैसे जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, पोटैश तीनों नमक हैं, देते रहेंगे तो मिट्टी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की। अगर वो पानी का मैनेजमेंट हम अलग देख रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स पूरे साइलोस में वर्क करते हैं, सॉइल मैनेजमेंट अलग देखते हैं, वाटर मैनेजमेंट अलग देखते हैं, ये दोनों लिंक होंगे। तो जब तक ये हम नहीं समझ पाएंगे, और जब तक खाद इसलिए देते हैं सिर्फ खाद के लिए नहीं, खाद पानी पकड़ कर रखता है, इट प्रोवाइड्स फूड एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर द सॉइल। तो ये तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट करना चाहिए। फ्यूचर में जो है पॉलिसी मेकिंग में डिपार्टमेंट साइलोस में वर्क नहीं करना चाहिए। इसीलिए है ना, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटी बनेंगे तो सोशियोलॉजिस्ट विल आल्सो गेट इन्वॉल्व्ड एंड विलेजेस शुड बी टेकन प्रायोरिटी इन मेकिंग देम एंड ग्रूमिंग देम अप। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। लास्ट टेक बैक जो शायद लोग ले जा सकते हैं अपने साथ, कि कुछ भी आइसोलेशन में काम नहीं करता, ना ही आपका हेल्थ, सॉइल का हेल्थ, ना ही पानी, ना ही मिट्टी, एवरीथिंग वर्क्स इन इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम। इसलिए हम ये जो इकोसिस्टम एक और जो जहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हाई होता है और जहाँ पे सूक्ष्म जीवन होते हैं, मैं पढ़ रहा था कि वहाँ का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मच मच हायर। मच हायर। तो नेचुरली आपका वो ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक लास्ट लाइन बिफोर आई कंक्लूड, कि सुभाष शर्मा एक पद्मश्री हैं, आप शायद उनका नाम सुने मैं होंगे। अच्छा जानता हूँ हाँ, उनको, अच्छे मित्र हैं मेरे। वो भी वहाँ पे बैठे थे इस कुर्सी पे। अच्छा। तो वो बोले कि बेटा देखो, सबसे वाटर क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज को मैं पूछा उनसे सवाल, क्या ये खेती वेती इसको सॉल्व कर सकता है? तो बोले यही इसको सॉल्व कर सकता है, बाकी कोई चीज़ सॉल्व नहीं कर सकता है, राइट? तो यदि हम अपना फार्मिंग, धरती, पानी का ध्यान जी। रखें, कई हद तक ये क्लाइमेट चेंज का इशू भी मिटिगेट हो सकता है, मैनेज हो सकता है। राइट सर, थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। अरे थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू यस, ऑल। आई होप आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ग्रोइंग अप एज अ फार्मर। आई वो डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय जर्नी सून। आपसे एडवाइस लूंगा, फीडबैक लूंगा, बट विल डू समथिंग टुगेदर। राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।